सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 6 के और जिनके पास भी हिस्ट्री मेजर है, ठीक है ना, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो ये पार्ट 2 होने वाली है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 की, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट फर्स्ट की देखी हो तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिएगा, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है ना। ये पार्ट 2 है, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से कराऊंगी। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे फर्स्ट से, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टाइम आपके पास पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो। और ओनली 50 रुपीज़ में ये पीडीएफ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में खरीद सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है 8750, ठीक है, रोमा जैसा 8750, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि इटली में मुसोलिनी द्वारा फांसीवाद के उदय के कारण बताइए और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इटली में जो फांसीवाद का उदय हुआ था इस टाइम मुसोलिनी द्वारा, ठीक है ना। जैसे जर्मनी में इटली ने करा था नाजीवाद का, तो वहीं इटली में मुसोलिनी ने किया था फांसीवाद का, ठीक है, उदय। तो इसके क्या कारण थे और प्रभाव क्या पड़ा, ये बताना है। तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं कि फांसीवाद क्या है। तो फांसीवाद एक तानाशाही विचारधारा है, ठीक है ना, जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की बजाय राज्य की पूरी शक्ति पर बल देती है, ठीक है। और समाज में कड़ी अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और ताकतवर नेतृत्व का समर्थन करती है। इटली में मुसोलिनी नाम का एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ 20वीं सदी के पहले भाग में, ठीक है। यह एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन था, फांसीवाद एक ऐसा विचारधारा था जिसने पूरी दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और समाजवादी विचारधाराओं के खिलाफ था। तानाशाही शासन का मतलब ही होता है जो लोकतंत्र के विरोध में हो, एक तानाशाह हो, एक का शासन हो, मोनोपोली हो और समाजवाद का विरोध करे, ठीक है ना। तो ये इटली में हुआ था 20वीं शताब्दी में। और इसी के अपोजिट में क्या हुआ था, जर्मनी में भी हुआ था हिटलर का उदय, ठीक है ना। तो हिटलर और मुसोलिनी एक ही जैसे व्यक्ति थे, ठीक है। तो इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे। पहले कारण था कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद की अस्थिरता। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, उसमें मित्र राष्ट्र जो जीता था, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, जो ब्रिटेन, फ्रांस और जो अमेरिका लोग थे, इनका साथ दिया था। किसने? इटली ने दिया था। मित्र राष्ट्र का साथ दिया था हराने में ध्रुव राष्ट्र को। पर क्या हुआ, लेकिन युद्ध के बाद ये लोग इसे भूल ही गए कि जिस जिस इटली ने मित्र राष्ट्र का साथ दिया और जो युद्ध जीते भी मित्र राष्ट्र, पर जीतने के बाद वो लोग इटली को भूल ही गए। तो युद्ध के बाद शांतिवाद में इटली को वर्साई समझौते में मतलब बुलाया ही नहीं गया। और उसका मतलब क्या है, उसको निराश कर दिया गया, मतलब पूछा ही नहीं गया, उसकी कोई राय नहीं ली गई, ठीक है ना। तो इटली ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही लड़ा था, तुम्हारे सपोर्ट में लड़ा था, तुम अब मुझे ही भूल जा रहे हो। तो इसके मन में ये आक्रोश बन गया, एक विचारधारा अस्थिरता बन गई, और यही पहला कारण बना फांसीवाद के उदय का, ठीक है ना। तो दूसरा क्या हुआ कि इटली में युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था गिर गई, ठीक है। प्रथम विश्व की बात, क्योंकि इटली ने भी भाग लिया था युद्ध में, और युद्ध में जो भाग लेगा उसकी अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी, क्योंकि सेना लगती है, लोग मरते हैं, बेरोजगारी आती है, महंगाई बढ़ती है। इसके कारण नागरिक में क्या हो गया था, असंतोष बढ़ गया था। और ये असंतोष ने फांसीवाद आंदोलन के तहत क्या करा, एक जन आंदोलन स्टार्ट हुआ वहां पे, ठीक है। कहाँ पे? इटली में। तो इटली में क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता आ गई। दूसरा कारण, इटली की लोकतांत्रिक प्रणाली में अस्थिरता आ गई। लोकतांत्रिक प्रणाली को लोग अब एक्सेप्ट नहीं करने लगे, कि लोकतांत्रिक प्रणाली को वैल्यू नहीं दिया मित्र राष्ट्रों ने। राजनीतिक दलों के बीच निरंतर संघर्ष कब देखने को मिला, ठीक है। असहमति, सरकार कमजोर होती चली गई। यह स्थिति ने फांसीवाद को मजबूत किया और फांसीवाद का एक उदय के तौर में आया, जो कि मुसोलिनी ने नेतृत्व किया। समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन ने इटली में काफी लोकप्रियता प्राप्त की थी, जिससे मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में डर और असुरक्षा फैल गई थी। इससे क्या हुआ, फांसीवाद के विचारों को समर्थन मिला, जो समाजवाद और कम्युनिज्म से निपटने का वादा करते थे, ठीक है ना। तीसरा क्या कारण था कि मुसोलिनी का नेतृत्व और महत्वाकांक्षा, यानी बेनिटो मुसोलिनी जो था वो एक पूर्व समाजवादी था, जिसने फांसीवाद के विचारों को अपनाया और इसे पूरी तरह से पूरे इटली में फैलाया, ठीक है। उसकी आक्रामक नीति और उसकी प्रेरणादायक नेतृत्व ने क्या करा, लाखों लोगों को उसकी तरफ आकर्षित किया। और मुसोलिनी ने इटली के पुनर्निर्माण का वादा किया कि हम इटली को पुनर्जोड़ेंगे, ठीक है ना, एकीकरण करेंगे, ठीक है, एक मजबूत इटली बनाएंगे, एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और लोगों को एक तानाशाही विचारधारा में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो चौथा कारण क्या था कि राष्ट्रीय गौरव की भावना। इटली में फांसीवाद ने राष्ट्रीय गौरव और साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। मुसोलिनी ने इटली को एक महान साम्राज्य के रूप में पुनः स्थापित करने का वादा किया।
और जैसा कि रोमन साम्राज्य के समय था ना इटली, उसके गुण गाए गए, हमारे रोमन साम्राज्य इतना महान था, ये था वो था, उसके गुण गाए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दे दिया। और लोगों में जब राष्ट्रवाद की भावना आई, लोगों ने क्या करा, उस समय भुखमरी वगैरह थी, लोगों ने सीधा आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, मुस्लिम ने समर्थन किया, तानाशाह शासन की स्थापना हो गई। तो जो आप कारण आप मतलब नाजीवाद का लिखोगे, वही आप फांसीवाद का डिट्टो लिख कर आओगे, तो आपके मार्क्स एक नंबर भी नहीं कटेंगे। बस आपको नाम याद रखना है कि फांसीवाद और नाजीवाद अलग चीज थी, और फांसीवाद में मुसोलिनी ने नेतृत्व किया था, नाजीवाद में हिटलर ने किया था। बाकी कारण प्रभाव आप एक जैसे डाल सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना, दोनों की में। तो सैन्यवादी और साम्राज्यवादी प्रभाव भी कारण था। इटली में फांसीवाद ने सैन्यवाद और समाजवादी विचारधाराओं का मिश्रण प्रस्तुत किया। इसमें परंपरागत सैन्य अनुशासन और सामाजिक सुधार की बातें शामिल थी, जो विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित करती थी, ठीक है। तो मुसोलिनी द्वारा फांसीवाद का क्या प्रभाव पड़ा इटली में, तो इटली में तानाशाही शासन की स्थापना हुई। 1922 में मुसोलिनी ने मार्च ऑन रोम के माध्यम से इटली के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता हासिल की, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने इटली की सरकार पर नियंत्रण कर लिया, और 1925 में एक तानाशाही शासन की स्थापना कर दी। किसने? मुसोलिनी ने, ठीक है ना। इटली में मुसोलिनी ने अपने विरोधियों को कुचल दिया, प्रेस पे स्वतंत्रता जो थी वो छीन ली, मतलब एक तानाशाही रूप से एक शासन करने लगा, और फासिसी पार्टी बनाई उसने, जिसने पूरी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, बांध दिया, ठीक है ना। तो राज्य के केंद्रीकरण और समरखी शक्ति, यानी फांसीवाद ने राज्य को की केंद्रीय की प्रक्रिया को मजबूत किया, क्योंकि कोई भी तानाशाह व्यक्ति होगा वो किसी चीज को स्वतंत्रता से रहने नहीं देगा। तो राज्य को भी स्वतंत्रता न मिले, सारी शक्ति केंद्र के हाथ में आ गई, यानी मुसोलिनी ने अपने हाथ में ले ली। मुसोलिनी ने सभी संस्थाओं को राज्य के अधीन कर दिया, जैसे कि स्कूल, मीडिया, श्रमिक संघ, ये सब किस में चलेंगे, ये सब चीज में चलेंगे, ये सब चलेंगे मुसोलिनी के अकॉर्डिंग, तानाशाही के अकॉर्डिंग। उन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं को एकजुट करने के लिए बलपूर्वक तरीके से अपमाने हुए शक्ति का सर्वोच्च बताया, ठीक है। तीसरा क्या था? आर्थिक नियंत्रण और कॉर्पोरेट राज्य, ठीक है। मुसोलिनी ने इटली में कॉर्पोरेट राज्य की स्थापना की, जिससे श्रमिक और मालिकों के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया, जिससे सरकारी नियंत्रण भी बढ़ा, और औद्योगिक श्रमिक ने क्या करे गए, वो भी इसमें बनते चले गए। हालांकि आर्थिक सुधार ने इटली में कुछ हद तक स्थिरता तो लाई थी, लेकिन यह केवल समाज के एक हिस्से तक ही मतलब लाभकारी था, बल्कि जब श्रमिक वर्ग थे ना, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था, इसमें पूंजीपतियों को इससे लाभ मिल रहा था। तो सैन्य विस्तार और युद्ध की ओर बढ़ते कदम भी इसका प्रभाव था। मुसोलिनी ने इटली को एक नए सैन्य साम्राज्य बनाने की कोशिश की, और एबिसिनिया, यानी जिसे इथोपिया कहते हैं, आक्रमण कर दिया इस पे 1935 में, जिससे इटली एक उपनिवेश स्थापित किया गया। इटली ने अपना एक उपनिवेश बना लिया, एक गुलाम देश बना लिया, किसको? इथोपिया को, ठीक है। मुसोलिनी ने इटली में यूरोपीय युद्धों में और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ गठबंधन किया, और इटली की स्थिति और अधिक संकट, मतलब जो संकटपूर्ण है वो हो गई, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? इटली में फांसीवाद था, उसके प्रभाव था। तो जनता पर दबाव पड़ा, आपात सामाजिक बदलाव आए, ये भी प्रभाव था। फांसीवाद के प्रभाव ने इटली की जनता पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा। मुसोलिनी के शासन में व्यक्ति स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्य का हनन हुआ, क्योंकि सारी सेंसरशिप लगा दी गई थी, तो पूरी तरह से तानाशाह शासन आ गया था, ठीक है ना। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि इटली में मुसोलिनी द्वारा फांसीवाद के उदय ने केवल इटली को ही राजनीतिक और सामाजिक तौर पर नहीं बदला, बल्कि उसने पूरे यूरोप में फांसीवादी विचारधारा को प्रचार कर दिया। मुसोलिनी ने राष्ट्रीय गौरव की भावना, सैन्य शक्ति की और राज्य केंद्रीकरण के माध्यम से क्या करा? तानाशाही शासन स्थापित किया, और इसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़वाया। हालांकि इनके शासन में अंत में इटली को युद्ध और आर्थिक संकट का सामना तो करना पड़ा, पर फांसीवाद का नुकसान हुआ कि फिर भी यह एक महत्वपूर्ण और अध्याय है, जो पूरी दुनिया को तानाशाही विचारधारा के खतरे से बचाती है, इसको अगर हम जानेंगे, ठीक है ना। तो तानाशाही विचारधारा थी फांसीवाद, जो कि मुसोलिनी द्वारा की गई थी। ऐसा ही सेम जर्मनी में भी उदय हो रहा था हिटलर का, जिसने नाजीवाद का उदय करा। तो नाजीवाद फांसीवाद बिल्कुल सेम विचारधारा है, ठीक है ना, तानाशाही, ठीक है ना, बस व्यक्ति अलग अलग है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वही कि जर्मनी में हिटलर द्वारा नाजीवाद के उदय के कारण बताइए। अभी मैंने मुसोलिनी द्वारा इटली में फांसीवाद जाना, अब हम जर्मनी में जो हिटलर द्वारा नाजीवाद को उदय किया था उसके कारण और उसके प्रभाव की व्याख्या करना है। या तो यही क्वेश्चन घुमा के आएगा कि इटली में जो हिटलर का उदय हुआ था ना, वो किस कारण से हुआ था, उसके प्रभाव क्या थे, तो उसमें भी आपको यही बताना है नाजीवाद के बारे में, ठीक है ना। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एडोल्फ हिटलर का नाम जो है वो इतिहास में एक तानाशाह शासक के रूप में जाना जाता है। हिटलर को आपने हमेशा सुना होगा पिक्चरों में भी, तो उसको एक तानाशाह शासक के रूप में ही दिखाया भी जाता है। जैसे कि किसी को भी तानाशाह देखा जाता है तो उसे हिटलर ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिसने ना केवल जर्मनी का बल्कि पूरे यूरोप में का क्या करा था, द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया था। किसने? हिटलर ने। हिटलर ने क्या करा? हिटलर का जो नाजीवाद था, नाजिज्म, एक आदिवादी, नस्लवादी और साम्राज्यवादी विचारधारा थी। यानी हिटलर द्वारा नाजीवाद का
क्या हुआ, उदय हुआ, जिसमें क्या थी, एक अतिवादी नाजीवादी कैसी विचारधारा थी, एक अतिवादी, एक नस्लवादी, मतलब एक ही नस्ल के, जैसे कि क्या थे, जो भी मतलब नाजीवाद में जो भी इनके नस्ल के लोग थे, उन्हीं को मतलब ये लोग क्या करते थे, एक नस्ल के लोग पे राष्ट्रवाद की बात करते थे, ठीक है ना। और अन्य जो नस्ल के लोग होते थे, जैसे यहूदी थे, तो उनको इन्होंने बहुत मारा था, ठीक है ना, बहुत नरसंहार करा था, ठीक है। मतलब अपने ही नस्ल के हिसाब से क्या कर रहे थे ये लोग, अपने देश को चलाना की कोशिश कर रहे थे तानाशाही के तौर पे, ठीक है। और साम्राज्यवादी विचारधारा, यानी वो जितने भी जर्मनी के क्षेत्र थे जिससे वर्साई की संधि के तहत ले लिया गया था, उन सबको हिटलर वापस लेना चाहता था, ठीक है ना। और साथ ही और भी ऐसे उपनिवेश जो देश है उसको बनाना चाहता था, ठीक है, जो जर्मनी और उसके आसपास के देशों के लिए क्या था, विनाशकारी साबित हुआ था हिटलर, ठीक है। तो हिटलर का नाजीवाद का उदय और इसके प्रभाव जर्मनी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और भयानक अध्याय है, जिसमें होलोकॉस्ट जैसी एक घटना आती है, जिसमें जो हिटलर है वो क्या करता है, एक चैम्बर में सबको, सारे जो यहूदी होते हैं उसको बंद कर देता है और गैस ऑन कर देता है और उससे मार देता है, ठीक है ना। तो इतनी भयंकर मौत मारता था ये हिटलर, ठीक है। तो यही नाजीवाद है, ठीक है ना, जो कि नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे और साम्राज्यवादी के मतलब आधार पे, और एक राष्ट्रवादी कह सकते हो, एक कट्टर राष्ट्रवादी के हिसाब से, उग्रवादी राष्ट्रवादी के हिसाब से जो विचारधारा होती है वो नाजीवाद होती है, ठीक है। तो हिटलर का प्रारंभिक जीवन जानना जरूरी है, क्योंकि हिटलर का उदय अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये लिखना होगा, ठीक है ना। तो हिटलर का जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउननाउ आम इन में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है, किसका जन्म, अ, हिटलर का। पर हिटलर ऑस्ट्रिया में तो जन्मा था, ये इसकी जन्म भूमि थी, पर हिटलर की जो कर्म भूमि थी जहाँ पे वो काम करता था और वो जिस देश का नागरिक बना, तो वो जर्मनी था, ठीक है ना। तो इसलिए वो जर्मनी से उभरा, ठीक है, मतलब नाजीवाद जर्मनी में हुआ, ठीक है। तो उनका परिवार साधारण था हिटलर का, और उनके पिता जो है उनका नाम अलोज हिटलर था, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे नॉर्मल से। हिटलर का बचपन समस्याओं से भरा रहा था, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की थी। वह अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों में कलाकार बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनकी कला की जो कक्षाओं है उसको स्वीकार नहीं किया गया। बाद में उन्होंने क्या करा, राजनीतिक में और राष्ट्रीयता में अपने जो पावे वो पसारे, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध और जर्मनी की स्थिति को जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की क्या स्थिति थी, हिटलर की क्या स्थिति थी, ठीक है ना। तो हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 में जर्मन सेना में भाग लिया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर, तो उस समय हिटलर का उदय नहीं हुआ था एक नाजीवाद के तौर पे, पर हिटलर था तो ना कई, मतलब सेना में तो था ये। तो जर्मनी के तौर से जो सेना लड़ रही थी ना उसमें भाग लिया था हिटलर ने, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। युद्ध, तो युद्ध के दौरान वे घायल हुए थे, और युद्ध के बाद जर्मनी में वर्साई की संधि हुई थी 1919, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक संकट आ गया जर्मनी में और सामाजिक असंतोष बढ़ गया। तो जर्मनी में आर्थिक संकट और असंतोष के कारण हिटलर को मौका मिला कि मैं क्या कर सकता हूँ, सत्ता में आ सकता हूँ, अपनी जो राष्ट्रवादी, अपनी जो नस्लवादी जो विचारधारा है नाजीवाद, उसको फैला सकता हूँ। तो जर्मनी को अपमानजनक शर्तों के तहत युद्ध का दोषी ठहराया गया था, जैसे हम पता होगा मैंने पढ़ाया, तो वर्साई की संधि के तहत सारा इंजाम किस पे ठहरा दिया गया था, जर्मनी पे ठहरा दिया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में पूरी जिम्मेदार तुम हो, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी पे भारी मुआवजा भी लगाया गया था, जैसे कि हम जब पढ़ते हैं वर्साई की संधि, जो वुड्रो विल्सन के 14 सिद्धांत पढ़ते हैं, तो वर्साई की संधि पढ़ते हैं, तो उसमें जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें मुआवजा लगाया जाता है जर्मनी पे 6.6 बिलियन पाउंड का, ठीक है। सेना उसकी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आंतरिक संघर्षों की स्थिति पैदा हो जाती है इससे, कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। इस अस्थिरता का फायदा जो है वो कौन उठाता है, हिटलर उठाता है। और हिटलर क्या करता है, एक नाजी पार्टी बनाता है, ठीक है ना। उसके माध्यम से वो क्या करता है, राजनीतिक में आता है, ठीक है, क्योंकि जब गुस्से होते हैं लोग, जिस देश में आंतरिक संघर्ष चल रहा होता है, स्थिरता चल रहा होता है, तो उस समय लोगों के पास जब खाने पीने का नहीं होता तो लोग क्या है, किसी भी विचारधारा के पीछे बस भाग जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी बस है, मतलब हमें फायदा दिला दे। तो सारे लोग क्या कर हो गए, इस अस्थिरता में हिटलर के साइड चले गए, ठीक है ना। तो नाजी पार्टी और हिटलर के उदय कैसे हुआ, ठीक है। तो हिटलर ने 1919 में जर्मनी की नाजी पार्टी, जिसको कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, ठीक है ना, इसमें शामिल हुआ था हिटलर का 1919 में, जब वर्साई की संधि हुई थी, ठीक है। तो इसकी पहली राजनीतिक यात्रा थी, ठीक है। अभी तक ये सेना में था, पर ये राजनीतिक में एक किसी पार्टी में पहली बार भर्ती होता है, ठीक है ना, 1919 में। वे अपनी उग्र वाक्पुट यानी बहुत ज्यादा क्या था, उग्र कट्टरवादी था वो। जर्मनी का अपमान हुआ था 1919 में वर्साई की संधि के तहत, तो उसमें ये बदले की भावना थी। नेता बनने की क्षमता के कारण तेजी से वो क्या है, पार्टी में उभरा, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी,
उसकी रणनीति, उसका लीडरशिप क्वालिटी उसमें इतनी थी कि वो जल्द से जल्द पार्टी का सबसे प्रमुख बन गया, ठीक है ना। तो 1923 में उन्होंने बियर हल पुटश नामक असफल विद्रोह किया था, ठीक है ना, जो असफल रहा था पर ये विद्रोह उसने किया था, ठीक है। जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था हिटलर को, ठीक है ना। तो जेल में रहते हुए हिटलर जब फर्स्ट बार 1923 में उसने जो क्रांति की थी उसमें जो उसको जेल कर दी गई थी, तो उसने जेल में एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है मेन काम्फ, ठीक है, मेरा संघर्ष। तो ये बुक का नाम जरूर लिखना है एग्जाम्पल में, ठीक है, वहां पे एग्जाम में, तो इस बुक का नाम जरूर लिखना है। इसमें उसने क्या लिखी थी, अपनी बायोग्राफी लिखी थी और जर्मनी के साथ जो अपमान किया गया था वर्साई की संधि में वो सारी बातें लिखी थी, ठीक है ना। इसमें विचारधारा दिखती है किसकी, नाजी पार्टी की, ठीक है ना। तो नाजी पार्टी ने वर्साई समझौते के अपमान और जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए, कि जर्मन जो है ना नस्ल के लोग, अपने ही नस्ल के लोगों को ये लोग श्रेष्ठ मानते थे कि हम ही श्रेष्ठ, बाकी सब क्या है श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए वो लोग यहूदी अन्य धर्म को बहुत मारते थे, ठीक है ना। और जर्मनी की शक्ति को बहाल करने के लिए संघर्ष किया गया था कि हम दिखाना है कि वर्साई की संधि में जो पूरी दुनिया ने हमारे साथ जो अपमान किया है उसका हमें बदला लेना है, और सबसे पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी नस्ल है वो हमारी है, जर्मन की, ठीक है, ये ऐसा मानता था हिटलर। हिटलर ने जनता को ये विश्वास दिलाया कि केवल नाजी ही क्या है, नाजी पार्टी ही जर्मन को फिर क्या कर सकती है, महान बना सकती है पहले की तरह, ठीक है। तो 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने और इसके बाद उन्होंने तानाशाही शासन की क्या कर दी, तो हिटलर द्वारा नाजी पार्टी जो है उसके उदय के क्या कारण थे, यानी हिटलर द्वारा जो नाजीवाद का उदय किया गया था वो क्या कारण था कि नाजीवादी का उदय हुआ या हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण बताइए या नाजीवाद के उदय के कारण बताइए। तो कारण तो आपको सबसे मतलब मस्ट है कि आपको लर्न करना ही करना है, ठीक है ना। तो पहला कारण था कि वर्साई समझौता और जर्मनी का अपमान, ये बहुत बड़ा और मेन कारण था कि हिटलर के उदय का भी और नाजीवाद के उदय का भी, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बाद क्या हुआ, 1919 में वर्साई की संधि हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है ना। जो भी हारने वाला खेमा था उसके साथ क्या हुआ, जो जीतने वाला खेमा था उसने संधि की एक एक देश के साथ, मतलब हारने वाले खेमे के साथ। तो हारने वाले खेमे में सबसे प्रमुख जो देश था वो जर्मनी था, ठीक है। तो जर्मनी के साथ जो संधि हुई उसका नाम है वर्साई समझौता, ठीक है, जिसने जर्मनी को युद्ध का पूरी तरह से दोषी ठहराया कि पूरे युद्ध के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, ठीक है। और उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जैसे कि उसकी सेना सिर्फ 1 लाख रख सकता है, ना कोई तोप रख सकता है, ठीक है ना। और बहुत सारे इस पे क्या लगा दी, जुर्माना लगा दिया 6.6 बिलियन पाउंड का, ठीक है। तो बहुत अपमान किया गया था जर्मनी का। और उसके जो क्षेत्र भी थे जो उसने ऑस्ट्रिया जो जो उसने फ्रैंको प्रश्न युद्ध में जीता था एल्सेस और लॉरेंस को, वो भी छीन के किसको दे दिया गया, वापस फ्रांस को दे दिया गया। तो मतलब बहुत गंदा अपमान किया गया था जर्मनी का, ठीक है ना, वर्साई समझौते में। तो जर्मनी को भारी मुआवजा भरना, अपनी सेना को कम करने का आदेश दिया गया। इस समझौते ने जर्मनी के लोगों में नाराजगी पैदा कर दी और हिटलर ने इस अपमान का लाभ उठाते हुए अपनी राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा बना लिया। अब किसी देश को तुम इतना अपमान करोगे, उस पर इतना भारी कर लगाओगे, आप जुर्माना लगाओगे, आप सेना नहीं रखने दोगे, आप उसके क्षेत्र छीनोगे, तो उस देश के नागरिक ऑब्वियसली सी बात है वो नाराज होंगे। तो नाराज तो होंगे उनके देश के नागरिक। तो उनके देश के नागरिक जब नाराज हुए तो उनके देश में क्या है, एक विचारधारा फैल रही थी कि मतलब हमारा बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है और हमें इस अपमान का बदला चाहिए। जैसे कि भारत पे अभी आक्रमण किया था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने क्या देखा कि हमने देखा ना कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर करा गया, नहीं कर रहे थे तो मतलब भारत सरकार पे कितना प्रेशर डाल रहे थे भारतीय लोग कि हमारा अपमान हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, धर्म के नाम पे मारा है। तो कुछ भी हो, किसी भी देश में जब कोई समस्या होती है, उसका अपमान होता है, तो उस देश के नागरिक में क्या होता है, नाराजगी होती है। तो इस नाराजगी में फायदा किसने उठाया, हिटलर ने उठाया। हिटलर ने कहा कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा, मैं जर्मनी का बदला लूंगा, मैं मतलब उसने एक विचारधारा फैलाई कि जर्मन नस्ल बहुत अच्छे होते हैं, एक नस्लेवादी विचारधारा, एक राष्ट्रवादी विचारधारा और एक तानाशाही शासन की स्थापना कर दी। किसने, हिटलर ने। उन्होंने ये वादा किया कि वह जर्मनी और फिर उसे क्या बनाएगा, महान बनाएगा जैसे पहले जर्मनी था। और वर्साई समझौते का अपमान हुआ है जितना भी, वो सारे बदले लेगा और वो सारे जो क्षेत्र है जो जर्मनी से छीने गए हैं उन सबको बारी बारी से वो छीनेगा, ठीक है ना। तो ये वर्साई की संधि जो है वो सबसे मेन कारण थी हिटलर के उदय का और नाजीवाद के उदय का। चाहे आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला क्वेश्चन आएगा ना तो उसका भी पहला कारण यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा कारण क्या था नाजीवाद या हिटलर के उदय का, तो हिटलर या नाजीवाद के उदय का दूसरा कारण था कि आर्थिक संकट जर्मनी में और महामंदी। 1929 में आई जो वैश्विक महामंदी थी उसने क्या करी, जर्मन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
मैंने आपको 1929 की महामंदी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा रखा है। उसमें क्या हुआ था, अमेरिका के शेयर जो बाजार है, वो स्टॉक मार्केट, वो तहस नहस हो गई थी। और अमेरिका की तहस नहस होने से अमेरिका किसे कर्ज देता था, जर्मनी को कर्ज देता था। तो अमेरिका ने कहा कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, तो मेरे पैसे तुम्हारे पास उधार है, तो तुम जर्मनी मुझे वापस दे दो। तो जर्मनी ने क्या करा, उसके पैसे वापस दे दिए। वैसे ही जब 1929 की महामंदी आई थी तो अमेरिका पे आई तो पूरी दुनिया पे आई, क्योंकि क्या है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एक तो पूरी दुनिया पे आई और जर्मनी से और वापस पैसा जो उधार है वो इसी समय, इस मुसीबत के समय वो मांग रहे हैं। तो सोचो जर्मनी की कंडीशन और कैसी होगी। तो जर्मनी में क्या हुई, बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई, अत्यधिक गरीबी आ गई। इसने जर्मन के नागरिकों को क्या कर दिया, असहनीय बना दिया। वो आक्रोश में आ गई, मतलब भाई जिसके पास खाना पीना कपड़ा ये सब नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगी, वो क्या करेगा, खाली व्यक्ति, वो तो बस राष्ट्रवादी में लग जाएगा, जो विचारधारा हो उसमें फंस जाएगा ना। तो इसी का फायदा हिटलर ने उठाया। हिटलर ने इस अवसर का फायदा बहुत बखूबी से निभाया और ये वादा किया जर्मनी के लोगों को कि देश को आर्थिक रूप से वो पुनर्निर्मित करेगा, मजबूत करेगा, सबको रोजगार देगा और क्या करेगा, जनता को एक बेहतर जीवन देगा। ये वादा करा। और जब भूखी होती है जनता, जब महंगाई होती है और रोजगार नहीं होता, तो जनता किसी की भी बात में आ जाती है, वो इसकी बात में आ गई। इस प्रकार उन्होंने क्या करा, जर्मनी में नाजी पार्टी का समर्थन किया। किसने, जर्मनी की जनता ने, मतलब हिटलर का सपोर्ट किया और एक बड़ी संख्या जुटाई नाजीवाद के खिलाफ। ठीक है। तीसरा कारण क्या था जर्मनी में नाजीवाद या हिटलर के उदय का, तो वो था राजनीतिक अस्थिरता जर्मन में और वाइमर गणराज्य की कमजोरी। 1919 में वाइमर गणराज्य था जब वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ, जीतने वाले खेमे ने की थी जो। तो क्या हुआ था 1919 में, जर्मनी में किसका शासक था, वाइमर का शासक था, वाइमर गणराज्य का शासन था। ठीक है, जो एक लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, लोगों द्वारा ही चुनी गई ये सरकार थी, वाइमर गणराज्य था। ठीक है, लेकिन यह प्रणाली अस्थिर थी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल ने इसे घेर लिया था। क्योंकि 1919 में वर्साई की संधि पे साइन करने वाला ये वाइमर गणराज्य का ही शासक था। अब जनता इससे बड़ी खफा थी कि इसने वर्साई की संधि पे साइन करा, इसने युद्ध करा और जिसका पूरा जो हर्जाना है वो हम जनता को झेलना पड़ रहा है, अपमान झेलना पड़ रहा है। तो जनता इससे बड़ी नाखुश थी। कई बार सरकार बदलती रही और कोई भी सरकार जर्मनी की जो समस्या थी, बेरोजगारी, भूखपन, इन सबको नहीं खत्म कर पा रही थी। ठीक है, इसके अलावा वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले जो दल थे वो भी आपस में भिड़े हुए थे, लड़ रहे थे। ठीक है, तो क्या है, जर्मनी में अस्थिरता फैली हुई थी, कोई राजनीतिक पार्टी मजबूत नहीं थी, निर्णायक नेता नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तानाशाही शासन स्थापना हुई। जब कोई गणराज्य, एक गणतंत्र शासन था और गणतंत्र शासन अच्छे से ना चले, अस्थिरता है, तो भाई एक तानाशाही शासन एक हिटलर ने करा और उसने क्या कर दिया, जर्मन की जनता को अपने मुंह में फंसा लिया और एक तानाशाही शासन की जर्मनी में क्या कर दी, शुरुआत कर दी। चौथा कारण क्या था नाजीवाद के और हिटलर के उदय का, कि नस्लवादी और विस्तारवादी विचारधारा। यानी हिटलर ने क्या करा, नाजीवाद को एक नस्लवादी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया कि जो जर्मन लोग होते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं, वो आर्य होते हैं, मतलब वो श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है ना, अपने आप को उन्होंने आर्य बताया, आर्य जाति सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जर्मन सबसे श्रेष्ठ होते हैं, बाकी सब श्रेष्ठ नहीं होते। इसलिए उन्होंने एक नस्लवादी विचारधारा, वही एक ही सिर्फ जर्मन के लोगों को क्या करा, उन्होंने सपोर्ट करने की बात की। और जो अन्य जो नस्ल के लोग होते थे उनसे जो है जर्मनी लोग क्या करने लगे, घृणा करने लगे और उन्हें मारने लगे, उनको प्रताड़ित करने लगे। उसने ये प्रचारित किया कि जर्मन लोग दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति है और उनकी सभ्यता को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जातियों को, विशेषकर यहूदियों को दमन नीति किया जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहूदियों को वो लोग सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। वो कहते थे कि जो यहूदी है यही लोग हैं जिनके कारण हमारी जो जर्मन है उसको ये स्थिति झेलनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो उन्होंने सारा इल्जाम यहूदियों पे लगा के जर्मन ने क्या करा, हिटलर ने, कि यहूदियों को मारो, यहूदी ही सारे मतलब जड़ के फसाद है। ठीक है ना, तो यहूदी की नस्ल को पसंद नहीं करते थे जर्मन लोग। इसके अलावा हिटलर ने जीवन क्षेत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके तहत जर्मनी को और अन्य देशों को भूमि पर कब्जा करने वाली अपनी शक्ति को बढ़ानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, पांचवा कारण क्या था हिटलर के उदय का या नाजीवाद के उदय का, तो हिटलर की वाक्पटुता और नेतृत्व क्षमता। हिटलर एक कुशल वक्ता था, बहुत अच्छी इसकी कम्युनिकेशन स्किल थी, जनता को अपने मतलब अंदर आकर्षित कर लेता था। इसने क्या करा, एक भूखी जो इसकी जनता थी, जो प्रताड़ित हुई थी बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से, तो उससे उसने क्या करा, अपनी और मतलब नस्लवादी और तानाशाही शासन के खिलाफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया उतने लोगों को। तो सोचो कितना अच्छा वक्ता होगा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। वो अपने भाषणों से क्या है लोगों को आकर्षित कर लेता था। ठीक है,
उसने क्या करा, लाखों लोगों को प्रभावित किया। हिटलर ने जर्मन को यह विश्वास दिला दिया, जर्मनी के लोगों को, कि हम जर्मनी को वापस महान बनाएंगे, जर्मनी का गौरव गान गाया, हम उसको जन समर्थन दिलाएंगे, जितना अपमान किया है लोगों ने हम उस अपमान का बदला लेंगे। तो सारी जनता क्या करी, राष्ट्रवादी विचारधारा उनमें उभरी और वो हिटलर का सपोर्ट करने लगी। तो हिटलर द्वारा जब नाजीवाद का उदय हुआ तो इसका क्या प्रभाव पड़ा जर्मनी पे, ठीक है, उसको जानते हैं। तो तानाशाही शासन की स्थापना हुई जर्मनी में, ठीक है। 1933 में हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के रूप में सत्ता संभाली। सबसे पहले 1933 में जर्मनी का चांसलर बना हिटलर। उसके बाद उसने क्या करा, संसद को जलाकर उसके बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है। मतलब क्या करी, संसद के तौर पे ना चल सके, एक तानाशाही शासन की स्थापना हो, इसलिए उसने संसद में आग लगा दी और आपातकालीन कानून के तहत विरोधियों को कुचल दिया संसद में क्योंकि दो सदन होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भाई सारे राजनीतिक लोगों पर प्रतिबंध लगा दोगे, संसद में आग लगा दोगे, तो एक ही सरकार बनेगी। जो एक सरकार होगी और किसी को चलने नहीं देगी तो वो राज्य कैसा होगा, तानाशाही होगा। और जर्मन में तानाशाही शासन स्थापित हुई। नाजी पार्टी को राज्य की एकमात्र वैध पार्टी बना दिया, क्योंकि बस यही लीगली एक पार्टी है, बाकी सब कोई भी नहीं है। तो एक तानाशाही शासन हो गया ना ये। हिटलर ने पूर्ण रूप से सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि नस्लीय उत्पीड़न और हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट एक बहुत बड़ी घटना थी जो कि जर्मनी में हुई थी। नाजी शासन के तहत हिटलर ने क्या करा था, यहूदियों से वो अत्यधिक नफरत करते थे और अन्य अल्पसंख्यकों को वो लोग उत्पीड़न करते थे, मारते थे। गैस चैम्बर में एक रूम में बंद करके गैस छोड़ दिया जाता था और फिर सबको एक साथ मार दिया जाता था, ठीक है। पहले तो गोली से मारते थे, फिर क्या करा उन्होंने, एक रूम बनाया, रूम में एक जहरीली गैस करा और सारे लोगों को, जैसे कि 1000 लोगों को, 100 लोगों को उस रूम में भर दिया जाता था, गैस ऑन कर दिया जाता था और मार दिया जाता था। 1935 में नूर्नबर्ग कानून को लागू किया गया, ठीक है। नूर्नबर्ग कानून क्या था, नूर्नबर्ग कानून था जिसमें यहूदी नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस कानून के तहत हिटलर ने क्या करा, जो यहूदी थी उसको नागरिकता हटा दी, ये जर्मन के नागरिक नहीं है, मतलब उनकी नागरिकता छीन ली इसके। और इसके बाद 1941 से 1945 के बीच हिटलर ने हॉलोकॉस्ट स्टार्ट किया। ये अत्यधिक भयंकर और डरावनी घटना है, ठीक है, जिसने लाखों यहूदियों को, रोमानियों लोगों को और विकलांग व्यक्तियों को क्या करा, नष्ट कर दिया। कहा कि ये जो यहूदी लोग हैं ये बेकार लोग हैं, ये हमारे देश में नहीं रहने चाहिए, रोमानी लोग नहीं रहना चाहिए। और जितने भी लंगड़े लूले लोग होते थे, मतलब जितने भी, मतलब जो हैंडीकैप लोग होते थे, जितने भी जो विकलांग लोग होते थे, वो कहता था हिटलर कि इन लोगों की देश में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ना तो वो बूढ़े लोगों को पसंद करता था, जो देश नहीं चला सकता, योगदान नहीं दे सकता, उसको वो पसंद नहीं करता था और उसको कहता था मार दो। उसने क्या करा, एक बहुत बड़ा गैस चैम्बर बनाया जिसमें उन्होंने इन सारे लोगों को भर दिया और जहरीली गैस छोड़ दी और एक साथ मार दिया। ये बहुत लोग इसमें मरे थे, इसलिए इसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा क्या था, हिटलर का प्रभाव जर्मनी पे, तो युद्ध की आक्रामक नीति और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव जो है वो हिटलर ने ही धरी थी, ठीक है ना। हिटलर ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अन्य देशों पर क्या करा, आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वर्साई की संधि के तहत तुमने मेरा जितना भी क्षेत्र छीना है मैं उससे दुगना क्षेत्र तुमसे छीन लूंगा। 1939 में पोलैंड पर जर्मनी ने सबसे पहले आक्रमण कर दिया और यही आक्रमण जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, ठीक है ना। इसके बाद जर्मनी ने यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसने सारे क्षेत्र छीन लिए जो उससे वर्साई की संधि के तहत छीने गए थे अपमान करके। हिटलर का उद्देश्य था कि यूरोप को नाजी साम्राज्य में बदलना है, पूरे यूरोप को क्या बनाना है, नाजीवाद बनाना है, नाजी लोग को बनाना है और अन्य नस्लवादी लोगों को हटाना है रास्ते से। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे और यूरोप पूरी तरह से क्या हो गया था, तबाह हो गया था, ठीक है ना। तो चौथा क्या प्रभाव पड़ा नाजीवाद का या हिटलर का यूरोप पे, तो आर्थिक नीति और युद्धकालीन अर्थव्यवस्था। हिटलर के शासन में जर्मनी की अर्थव्यवस्था और सैन्य उत्पादन के लिए पुनर्गठित किया गया था। इसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी अच्छी हो गई थी हिटलर के टाइम पे। हिटलर ने बेरोजगारी को भी कम कर दिया था जो उसने वादा किया था, और जर्मन सेना में सबको भर्ती कर लिया था, मतलब सारे नागरिकों क्या है सेना में भर्ती कर लिया था और उन्हें नौकरी दे दी थी, ठीक है ना। लेकिन यह आर्थिक सुधार केवल युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थे। देखिए वो कह रहा था, उसने क्या कहा था वादा बनते समय कि मैं बेरोजगारी कम कर दूंगा। उसने बेरोजगारी कम कर रहा भी कैसे करा, उसने सबको सेना में भर्ती कर ली। पर उसने सेना में भर्ती करने का ये मतलब नहीं था कि उसने सबको रोजगार दे दिया। वो चाहता था कि जर्मन की सेना बहुत ज्यादा विशाल हो, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा देश जीत पाऊं। तो अपने फायदा के लिए उसने जर्मन सेना को क्या करा, अपने अंदर रखा और उसको नौकरी मिली इस तरह से, ठीक है। तो लंबे समय में इनका क्या हुआ, जर्मनी की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा और युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत ज्यादा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है।
तो पांचवा क्या प्रभाव था नाजीवाद या हिटलर का, तो वो सांस्कृतिक और राजनीतिक दमन था। नाजीवाद के शासन के तहत सभी सांस्कृतिक गतिविधियों, विचारों और नाजी विचारधाराओं के अनुरूप बनाया गया। सभी को क्या किया, नाजीवादी संस्कृति अपनाने की बात की गई। जो नहीं अपनाता था मार दिया जाता था। नाजी पार्टी ने कला का, साहित्य का और मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी थी कि कोई हमसे अलग ना छाप दे। मतलब पूरी तरह से क्या कर दिया था, तानाशाह, मतलब जो मैं कहूंगा वही करेगा। विरोधी दलों को और विचार और जो अन्य विचारधारा थी, जैसे कि नाजीवाद के अलावा कोई विचारधारा है तो उसको नष्ट कर दिया, उसको हिंसा उत्पीड़न के तहत खत्म कर दिया। यहूदियों को, अल्पसंख्यक लोगों को मार काट दिया, ठीक है, खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो छठा प्रभाव क्या पड़ा हिटलर का या नाजीवाद का जर्मनी पे, तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम और जर्मनी का विभाजन देखने को मिला इससे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की फिर से हार होती है। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ता है, हिटलर ने क्या करी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया तो वो उसने सोचा कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग, तो उसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है। इसके बाद जर्मनी का विभाजन हो गया और देश को पुनर्निर्मित किया गया। जर्मनी को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया और नाजी शासन का उस समय अंत हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ। और युद्ध ने क्या करा, यूरोप को पूरी तरह से दुनिया पर गहरे प्रभाव छोड़ दिए थे, जिसे ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगा था। तो ये था नाजीवाद और हिटलर की कहानी, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि हिटलर का उदय और नाजीवाद का प्रभाव इतिहास में एक गंभीर चेतावनी के रूप में प्रस्तुत होता है, जो कि हिटलर ने जर्मनी में किया था, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का फायदा उठा के। जो जनता परेशान थी ना अपने राजा से, वाइमर गणना जैसे आर्थिक बेरोजगारी वगैरह, ठीक है, महंगाई, सामाजिक ये, तो इन सब का फायदा उठा के उसने नाजीवाद का उदय किया था, ठीक है, जिसके तहत उसने तानाशाही शासन की स्थापना की थी जर्मनी में। उसकी नस्लवादी और आक्रामक नीतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी और आखिरकार में जब वो युद्ध हार गया था तो उसको अपनी आत्महत्या भी करनी पड़ी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, क्या था, इसके कारण क्या थे, आपको ये बताना है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताना है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, भूमिका बांधते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी संघर्ष था, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को क्या करा था, प्रभावित किया था। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। सोचिए, 1939 में स्टार्ट हुआ, 49, ठीक है, और 1945 में खत्म हुआ। इस युद्ध में लगभग 70 मिलियन लोग मारे गए थे, ठीक है ना, जान गंवाई थी। सोचो कितने लोग मरे थे, 70 मिलियन लोग, समझ रहे हो, इतने लोगों ने जान गंवाई थी। इसलिए इस युद्ध को हम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमने देखा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बदल गए पूरी दुनिया के इस युद्ध के कारण। युद्ध में कई प्रमुख देशों ने भाग भी लिया था और विश्व युद्ध ना केवल यूरोप बल्कि पूरे एशिया, अफ्रीका या आप कह सकते हो पूरी दुनिया पे प्रभाव डाला था, क्योंकि भयंकर लोग मरे थे। और सभी लोगों को जो इस युद्ध में डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे पर इनडायरेक्टली उनको खींचा गया कि आओ और तुम भी हमारा साथ दो, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, जो ये देश, जो 2 पार्टीज लड़ रही थी आपस में द्वितीय विश्व युद्ध में, मतलब यूरोप की, तो यूरोप आप जानते हो कि यूरोप के लोग क्या करते थे, उपनिवेश बनाते थे ज्यादा से ज्यादा कंट्री। तो क्या वो अपने गुलाम लोगों को छोड़ देंगे कि तुम मत हमारा सहायता करो, तो उन्होंने अपने गुलाम लोगों को भी क्या करा, इस युद्ध में जबरदस्ती खींचा, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन समझ आया। तो जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक चला था और यह युद्ध पूरी दुनिया में फैला हुआ था, ठीक है। युद्ध में मुख्य रूप से 2 प्रमुख गठबंधन थे जिसके बीच ये लड़ाई हो रही थी। एक है धुरी शक्तियां, जिसे हम कहते हैं एक्सिस पावर, और दूसरी थी सहयोगी शक्तियां, जिसे हम कहते हैं अलाइड पावर। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध किन दोनों के बीच हुई थी, एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच में ये लड़ा गया था। एक्सिस पावर में कौन कौन से लोग थे, एक्सिस पावर में जर्मनी था, ठीक है, जिसमें हिटलर था। एक्सिस पावर में इटली था, वही मुसोलिनी, और जापान, ये 3 किस्में थे, एक्सिस पावर में थे। और अलाइड पावर में कौन थे, अलाइड पावर में ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था और सोवियत संघ यानी रूस था, चीन था, ये सारे देश थे, ठीक है ना। तो अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से 1945 तक, ठीक है। यह युद्ध दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लड़ा गया था, ठीक है। और युद्ध के दौरान लाखों लोग, मैंने बताया था ना, 70 मिलियन लोग मारे गए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व का राजनीतिक भी बदल गया, विश्व का सामाजिक भी बदल गया और आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ये तीनों ही बदल डाला इस युद्ध ने, क्योंकि भयंकर विनाशकारी युद्ध था। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, इसको जानते हैं हम, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का पहला कारण था कि वर्साई की संधि। अरे वर्साई की संधि सबका पहला कारण उड़ा है आपकी हिस्ट्री ऑफ यूरोप में, ठीक है ना, क्योंकि यही संधि थी जिसने पूरी जड़ फसाद, मतलब
फैला दी थी, एकदम रायता फैला दिया था इस संधि ने, वर्साई समझौते ने 1919 के। प्रथम विश्व युद्ध, आपको कहानी याद है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो है था दो, उसमें भी दो गुट लड़ रहे थे। जो जीतने वाले खेमे ने जो हारने वाले खेमे को हराया था, ठीक है ना, यानी सेंट्रल पावर को जो हराया था जर्मनी वगैरह वाले लोगों को, तो क्या करा, जर्मनी से उसने समझौता किया था, ठीक है ना, जिससे जर्मनी पे उसने कड़ी प्रतिबंध वगैरह लगाए थे, तो उसी को कहते हैं वर्साई की संधि, ठीक है। इसके तहत जर्मनी का बहुत अपमान करा गया था, अपमानजनक शर्तों, मुआवजा भरने को कहा जर्मनी को कि तुम्हें पूरे प्रथम विश्व युद्ध के दोषी हो, अपनी सेना तुम नहीं रख सकते 1 लाख से ज्यादा, तुम्हारी सीमाएं घटा दी गई, एक्सेस लॉरेंस को छीन लिया गया जर्मनी से, ठीक है ना, और फ्रांस को दे दिया गया। तो इस समझौते ने पूरी तरह से जर्मनी को गहरा असंतोष में और गुस्से की भावना पैदा कर लिया था। भाई तुम इतना लड़ सब रहे थे, पर एक पे पूरा इल्जाम लगा दो, उस पर जुर्माना लगा दो, उसकी सेना खत्म कर दो, वो देश क्या शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा ना। तो इस देश में था गुस्सा, और गुस्से का फायदा हिटलर ने उठाया और नेतृत्व किया जर्मनी का कि हम अपनी इज्जत जो हमने गवाई है वर्साई की संधि के तहत, वो मैं तुम्हें जर्मनी लुटा के दूंगा, तुम मुझे वोट दो, ठीक है। तो हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में और हिटलर ने बदला लिया वर्साई की संधि का, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का पहला कारण बना, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा कारण था क्या, हिटलर और नाजीवाद, यानी जर्मनी में आधिकारिक नाजी पार्टी जो थी, जो कि एक तानाशाही पार्टी थी। एडोल्फ हिटलर ने 1933 में सत्ता संभाली थी, पहली बार चांसलर बना था जर्मनी का, मतलब सबसे पहली बार उसने एंट्री करी थी राजनीतिक में, ठीक है। इससे जर्मनी को युद्ध की ओर मोड़ दिया था, किसने? हिटलर ने। यूरोप में अपनी साम्राज्यवादी नीति को लागू करने की कोशिश की थी हिटलर ने कि जितने भी क्षेत्र मेरे से छीने हैं ना, मैं उससे ज्यादा प्रताड़ित करूंगा यूरोप को। तो हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और पोलैंड पे जहां आक्रमण करा हिटलर ने, तो पूरी दुनिया फिर भिड़ गई लड़ने के लिए, और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना ये पोलैंड, ठीक है। तो तीसरा कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का, कि फांसीवाद और साम्राज्यवादी नीति, यानी इटली में भी क्या हो था, मैंने बताया था ना, इटली में फांसीवाद चल रहा था, जैसे नाजीवाद चल रहा था जर्मनी में, तो इटली में मुसोलिनी जो है, और जापान में जो साम्राज्यवादी नीति है उसने अपनाई थी। तो इटली ने 1935 में इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया, और जापान ने क्या कर दिया, चीन पर आक्रमण कर दिया। तो इन आक्रामक युद्ध को फैलाने में बढ़ावा दिया, और ये कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध का बढ़ा, ठीक है। तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक पावर थी उसमें एक्सिस पावर में जो है उसमें मुसोलिनी था, मतलब इटली था, और जापान था, और जर्मनी था, ठीक है। तो ये जर्मनी भी किसी पे आक्रमण कर रहा था, जैसे पोलैंड पे इटली कर रहा था, इटली कर रहा था एथोपिया पे आक्रमण, और जापान कर रहा था चीन पे आक्रमण, ठीक है। तो चौथा क्या कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का, संतुष्टि नीति, ठीक है। यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर की आक्रामकता को रोकने के लिए शुरू में नरमी दिखाई, उसने नहीं कुछ बोला। मतलब देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, मैंने ना पढ़ा है ना, आपने, मैंने पढ़ा रखा है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। पर लीग ऑफ नेशनल के तहत मतलब अब ये युद्ध वगैरह करने का अधिकार नहीं दिया गया था ये हारने वाले खेमे को, पर ये लोग कर रहे थे फिर भी। जैसे मैंने बताया ना, जर्मनी भी पोलैंड पे हमला करा, जापान ने कर दिया चीन पे, और इटली ने भी कर दिया था इथोपिया पे। पर ये रुकना चाहिए ना ब्रिटेन फ्रांस के लोग, क्योंकि उसके मेंबर्स थे, पर इन्होंने नजरअंदाज कर दिया, कहा चलो छोड़ो अभी, ठीक है। पर 1938 में क्या हुआ, म्यूनिक समझौता के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लाविया के सुडरलैंड क्षेत्र को देने की अनुमति दे दी, और यह नीति हिटलर को अधिक आक्रामक बनाने वाली साबित हुई, और हिटलर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। पांचवा कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का, कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ये तो मेन कारण था, पोलैंड पे जर्मनी का आक्रमण। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या करा, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक है ना। तो हमने जान लिया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं, इवेंट्स कौन से थे, और प्रमुख मोर्चे क्या थे, उसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध का पहला इवेंट और पहली जो घटना थी वो थी युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि 1939 में हुई थी। 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने क्या करा, पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि तूने पोलैंड पे आक्रमण कैसे कर दिया, ठीक है ना, तूने लीग ऑफ नेशन का उल्लंघन किया। यह युद्ध यूरोप में फैलने मतलब प्रारंभ हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक है। पहला इवेंट था। दूसरा इवेंट था कि जर्मनी का यूरोप में आक्रमण, यानी 1940 से 41 में जर्मनी ने नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया था, जो उससे छीने गए थे, और अन्य भी। क्यों? क्योंकि हिटलर जो था उसको बहुत गुस्सा था कि जर्मनी का कैसे अपमान किया गया 1919 में वर्साई की संधि के तहत, ठीक है। तो ये प्रमुख दूसरी इवेंट्स थी, घटनाक्रम थी, जो कि जर्मनी ने की थी यूरोप पे, ठीक है। तीसरी क्या घटना हुई थी प्रमुख, तो सोवियत संघ और जर्मनी का संघर्ष 1941 में। 22 जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, ऑपरेशन बारबाबोसा कहते हैं इसे, ठीक है।
इस युद्ध में यूरोप ने क्या करा, मोर्चा बनाया एक, ठीक है। सोवियत संघ ने शुरू में जर्मन पर हमला तो करा, सामना तो किया, लेकिन स्टेलिनग्राद की लड़ाई में, या जो कि 1942 से 1943 में हुई थी, उसमें जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा था मजबूरन, ठीक है। तो ये तीसरी घटना थी। चौथी घटना क्या थी द्वितीय विश्व युद्ध की, कि इसमें चौथी घटना हुई थी कि प्रशांत क्षेत्र वाला युद्ध हुआ था। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो युद्ध हो रहे हैं ना, यही सब सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है ना। तो ये घटना क्या है चौथी, कि 7 सितंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद अमेरिका को आ गया गुस्सा। अमेरिका ने क्या कर दिया, आपने सुना होगा ना, परमाणु हमला पहली बार जो अमेरिका ने ही करा था जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो ये कर दिया अमेरिका ने। 1942 से 1945 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा, धीरे धीरे जापान की सेना को पीछे धकेल दिया, और 1945 में अमेरिका ने क्या करा, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया। और 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध था वो भी खत्म हुआ। और हिटलर है उसने आत्महत्या कर ली, मर गया वो, और खुद ही मर गया था वो, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता था युद्ध हार गए, अब मुझे ये लोग मार देंगे, ठीक है। तो छठा क्या इवेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण घटना थी द्वितीय विश्व की, तो वो थी नॉर्मंडी लैंडिंग, ठीक है ना, डी डे जिसे कहते हैं, ठीक है। 6 जून 1944 को सहयोगी सेनाओं जो थी नॉर्मंडी यानी जो फ्रांस के तट पर लैंडिंग की डे थी, इस आक्रमण ने जर्मनी को पश्चिम यूरोप के पीछे धकेल दिया था, ठीक है। तो ये चौथी इवेंट्स थी, ठीक है, छठी इवेंट्स। सातवां क्या प्रमुख घटना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो जर्मनी की हार हुई थी, ठीक है, और जिसमें हिटलर मर गया था। तो 1945 में जर्मनी के विभिन्न मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने क्या करा, बर्लिन में खुद ही गोली खा के अपनी हत्या कर ली। इसके बाद यूरोप में क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो गया, और द्वितीय विश्व यहाँ पे हुआ खत्म, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, इसके क्या प्रभाव वगैरह पड़े, तो सीधी सी बात है, कोई भी युद्ध होगा, और जो द्वितीय विश्व था वो तो बहुत ज्यादा भयंकर था, 70 मिलियन लोग मारे गए थे, तो मानव हानि हुई थी, विनाश हुई थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 मिलियन लोग मर गए थे, और जिसमें अधिकांश नागरिक थे, ठीक है। तो नागरिक खत्म हो गए थे हर देश के, जो भी जिसने भी पार्टिसिपेट किया था हर देश में, तो दुनिया से लोग 70 मिलियन लोग क्या है मर गए थे, ठीक है। तो जनसंख्या कम हो गई थी दुनिया की। युद्ध ने व्यापक रूप से देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो भी देश युद्ध में मतलब था उसकी अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह से प्रभाव पड़ा। युद्ध तो बिन पैसे का होता नहीं है, और युद्ध से समाज पे तो प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि जो आदमी होते हैं वो मरते हैं, तो उनकी जो वाइफ्स होती है वो क्या होते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और वाइफ्स जो होती है विधवा हो जाती है। मानव जीवन इससे प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो मानव की बहुत ज्यादा हानि हुई थी इस युद्ध में, ठीक है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा था कि विश्व शक्तियों का पुनर्विभाजन हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख वैश्विक शक्ति बन गई थी, ठीक है। तो मतलब क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें मैंने बताया ना, एक्सिस पावर थी और जो अलाइड पावर थी, तो इन दोनों में युद्ध हुआ था। तो भाई एक्सिस पावर चाहे अलाइड पावर, ये सब यूरोप की कंट्री थी। पूरे युद्ध में जो इन्होंने इतना पैसा इतना वो लगा कि इनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, तो कोई आर्थिक शक्ति बची नहीं। भाई अमेरिका तो बहुत शक्तिशाली था अभी भी, तो अमेरिका और रूस ही बचा था, मतलब यही दो पूरी दुनिया में सबसे मेन पावरफुल लोग बचे थे, ठीक है। यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का प्रभाव कम हो गया था, अभी तक ज्यादा देखने को मिल रहा था, पर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम हो गया था, क्योंकि इतने युद्ध लड़ रही है कि इनके पास पैसे ना कुछ बचे, ठीक है। तीसरा, संयुक्त राज्य राष्ट्र की स्थापना हुई। ये जो आज तक हम देखते हैं ना संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन देखते हैं ना हम, तो यूएन की स्थापना कैसे हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। क्यों हुई, कि भविष्य में ऐसा नरसंहार, ऐसा युद्ध ना हो, ऐसा रोका जाए, विश्व में शांति बनाई जाए, इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई संयुक्त राष्ट्र, ठीक है ना, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं यूएनओ, ठीक है। उसकी स्थापना की गई, ये उसका प्रभाव था। चौथा प्रभाव क्या था, परिणाम क्या हुआ, तो होलोकॉस्ट और मानवाधिकार। नाजी जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा यहूदियों को मारा गया था चैम्बर में बंद कर करके, मानवाधिकार का इससे उल्लंघन हुआ। कैसे तुम किसी मानव को मार सकते हो एक नस्ल के नाम पे कि तुम जर्मन नहीं हो, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून इसकी स्थापना हुई कि आगे से ऐसा कोई नहीं होगा कि नस्ल के आधार पर कोई किसी को मारेगा, ठीक है। तो पांचवा ये परिणाम हुआ कि यूरोपीय देशों का पुनर्गठित हुआ, पुनर्निर्माण हुआ। युद्ध के बाद यूरोप में पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ी। मार्शल योजना के तहत क्या किया गया, अमेरिका ने यूरोपीय देशों पर आर्थिक मदद की, और फिर क्या किया, उन्होंने अपने जो आर्थिक चाहे जो भी उनकी जो शक्ति थी उसको वापस पहले जैसा किया, ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं वो लोग सही है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगी कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध ने ये साबित कर दिया था कि युद्ध जो है ना वो मानवता के लिए अत्यधिक विनाशकारी होता है। इसमें लोग भी मरते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था भी चौपट होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो युद्ध के बाद दुनिया में बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की स्थापना की कि आगे से ऐसा युद्ध कभी भविष्य में ना हो, ऐसा संघर्ष हो तो उसे रोका जाए बातचीत से। और द्वितीय विश्व युद्ध ने यह भी सिखाया कि वैश्विक शांति सहयोग की आवश्यकता जरूर है,
ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी से हम बच सके, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। ये हमें सीख देती है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उसकी स्थापना की गई थी, और शीत युद्ध जो था कोल्ड वॉर के प्रारंभ की टिप्पणी कीजिए। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, इसके पश्चात जो यूएनओ की स्थापना की गई, तो यूएनओ क्या था और यूएनओ के बाद भी शीत युद्ध कैसे हुआ। पर शीत युद्ध में लड़ाई तो नहीं हुई, तो एक तरफ से सफल रहा यूएनओ कि शीत युद्ध हुआ, पर शीत युद्ध मतलब समझ रहे हो कि आसानी से लड़ाई विचारधारा की लड़ाई की। तो क्या था यूएनओ और क्या था कोल्ड वॉर, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 1945, उसके बाद क्या था, पूरी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आ गए थे, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो। पूरी दुनिया तबाह हो गई थी एक तरफ से। युद्ध में तो सब तबाह होता है, मानव संसाधन, मानव हानि हुई थी, लोग मरे थे। ठीक है, तो युद्ध ने न केवल लाखों लोगों की जान ली थी, बल्कि इसने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को भी पूरी दुनिया में प्रभावित किया था। ठीक है, चाहे कोई भी देश हो, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में ये मतलब थी, जुड़ी हुई थी। तो युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि वैश्विक शांति की हमें आवश्यकता है, अगर हमें जिंदगी सही से जीनी है तो। ठीक है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई और अंतर्राष्ट्रीय एक मंच की स्थापना की गई, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूएनओ। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज भी हम देखते हैं, हम भी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना की गई और सारे मेंबर्स इसमें दुनिया के पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना, कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। इसके साथ ही क्या हुआ, शीत युद्ध की भी शुरुआत हुई, क्योंकि मैंने बताया ना प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद सेकंड विश्व युद्ध हुआ, और सेकंड विश्व युद्ध जब हुआ तो पूरी तरह से यूरोप के सारे कंट्री मतलब एक तरफ से मर ही गए थे, मतलब क्योंकि आर्थिक राजनीतिक ढांचा हुआ था। तो बचा कौन था, सिर्फ दो ही महाशक्ति बची थी। एक संयुक्त यूएसएसआर बचा था, जो कि सोवियत संघ था, रूस, और दूसरा बचा था अमेरिका। ठीक है, तो ये ही दोनों बची थी। तो अब इन्हीं दोनों में विचारधारा वाली लड़ाई हो रही थी, साम्यवाद और पूंजीवाद की विचारधारा की लड़ाई। ठीक है, जो कि गोली मारी की लड़ाई नहीं थी, विचारधारा की लड़ाई थी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया हो। तो जानते हैं सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यानी यूएनओ के बारे में। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कैसे हुई। तो यूएनओ क्या था, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जिसमें 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको दुनिया में स्थापित करा गया। इसका क्या उद्देश्य था कि वैश्विक शांति बनाई जाए, सुरक्षा की जाए, और सामाजिक और आर्थिक प्रगति की जाए पूरी दुनिया की, और मानव अधिकार की संरक्षण की जाए। जैसे कि मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, आर्थिक प्रगति रुकी थी, सामाजिक प्रभाव पड़ा था, सुरक्षा और वैश्विक शांति ऐसी दोबारा लड़ाई न हो। तो ये सारा जिम्मेदारी किसको दी गई, यूएनओ को दी गई, जिसमें सभी देशों के मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला उद्देश्य था यूएनओ का कि वैश्विक शांति बनाना और विश्व में सुरक्षा बनाए रखना। यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व युद्धों को रोका जाए और युद्धों के दौरान शांति बनाए रखा जाए, जिससे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता करने और युद्ध को रोकने में शांति बनाए। जैसे कि कभी दो देश लड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन लड़ रहा है, तो इस मतलब ये परमाणु वाली लड़ाई ना हो जाए, इतनी लड़ाई ना हो जाए कि दोनों देश खत्म हो जाए। तो वैश्विक शांति बनाने का काम कौन करेगा। अगर भारत पे कोई बम गिराते थे, कोई छोटी सी घटना थी, अभी तो मतलब यूएनओ ने कुछ बोला नहीं, पर क्या है कुछ बड़ा इश्यू हो जाएगा तो यूएनओ जरूर आएगा। ठीक है ना, तो यूएनओ इसलिए बनाया कि जब दो देश लड़ते हैं तो उसको सुलझाने के लिए, जैसे होता है ना हमारे घर के बगल में अगर आप लड़ो, आपका पड़ोसी लड़ता है, तो फिर आता है ना कोई बीच में छुड़ाने वाला, तो वही काम करता है कौन, ये यूएनओ करता है। ठीक है ना, जब आप और आपका बगल वाला देश जब लड़ता है तो ये एक सहयोगी की तरह आता है और आपकी रक्षा करता है। ठीक है ना, शांति बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा क्या मतलब यूएनओ का उद्देश्य है कि मानव अधिकार की रक्षा करना। जैसे हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें इतने लोगों को मारा गया, मानव अधिकार के उल्लंघन किया गया। एक नस्ल के नाम पे हिटलर ने यहूदियों को मतलब नरसंहार कर दिया, और जो विधवा होती हैं औरतें जब क्योंकि युद्ध में मरती हैं तो बच्चे अनाथ होते हैं, तो मानव अधिकार का वही उल्लंघन हो रहा है ना। तो इस मानव अधिकार को उल्लंघन पूरी दुनिया में दोबारा ऐसा ना हो, और अगर कहीं हो रहा है अभी भी बिना युद्ध के भी, तो उसको रोका जाए। इसका उद्देश्य था किसका, यूएनओ का। ठीक है, ये देखती है। तीसरा क्या यूएनओ का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति करना, हर पिछड़े देश की, अविकसित देश की या विकासशील देश की। संयुक्त राष्ट्र का एक उद्देश्य है कि दुनिया के जो देश है उसके बीच सामाजिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाए, एक दूसरे से व्यापार करे, एक दूसरे से कल्चर का आदान प्रदान करे, जिससे जब वो लोग आर्थिक तौर पे एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे ना, तो लड़ने से 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि लड़ेंगे ना तो उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और ठीक है सांस्कृतिक समृद्धि, इन सब चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है, किसमें, यूएनओ, जो कि ये सारी चीजों को देखता है। चौथा कि यूएनओ का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाना, यानी संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है कि
हर देश एक दूसरे से जुड़ा रहे, वैश्विक समस्याओं का समाधान मिलके करे और बातचीत करे, जिससे आगे कोई समस्या ना आए, कोई किसी पर आरोप न डाले। जैसे कि एक इन्वायरमेंटल का बहुत, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज्यादा इशू है, तो इस इशू को सारी दुनिया में, भाई ये किसी एक देश में तो हो नहीं रहा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसको पूरी दुनिया के लोग मिलके सुझाएंगे ना कि मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको रोका जाए, ठीक है ना। तो ये सहयोग एक मंच प्रदान करता है, ठीक है ना। तो अब जानते हैं हम संयुक्त राष्ट्र जो है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र एक संस्था है, और कोई भी संस्था होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है, तो उसमें अलग अलग पद होते हैं, परिषद होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में अब चर्चा करते हैं हम, ठीक है। तो उसमें से पहला जो अंग है, जैसे कि हम पढ़ते हैं जब जैसे हम पढ़ते हैं लोकसभा, हम संसद पढ़ते हैं तो उसके दो अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। हम जब कोई न्यायालय पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मतलब या कोई आप स्कूल उठा लेते हो तो उसमें प्रिंसिपल होते हैं, उसमें टीचर्स होते हैं। तो वैसे ही एक संयुक्त राष्ट्र मंच है, उसके कौन कौन से अंग है जिससे मिलकर वो बना है, उसको हम जानते हैं। सबसे पहला है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये शांति बनाने का काम करता है, पूरे विश्व में सुरक्षा बनाने का काम करता है, और सहायक होता है संकटों के समाधान के लिए, ठीक है, कि कभी कोई देश लड़े तो उसको सुरक्षा परिषद देखता है, ठीक है। दूसरा है अंग प्रमुख संयुक्त राष्ट्र का, वो है साधारण सभा। साधारण से मतलब ही समझ रहे हो, जनरल असेंबली, जिसमें सारे लोग शामिल होंगे, यानी दुनिया के सदस्य जितने भी उसमें शामिल है उस सबके मेंबर्स इसमें रहते हैं, और एक सम्मेलन करते हैं जहां प्रत्येक सदस्य एक वोट का अधिकार मिलता है, और वो किसी भी मुद्दे को उसमें वोट देके क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकता है उस चीज को, ठीक है ना। वोट देने का अधिकार है इसमें, ठीक है, कि कौन मेंबर भी बनेगा उसका। और तीसरा जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है इसमें, ठीक है, ये न्यायिक अंग है जो देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे देश में सबसे सुप्रीम होती है सुप्रीम कोर्ट, तो पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी कोर्ट है ना, देखो भारत की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी कोर्ट है ना, वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को बनाया गया है, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय मामले को देखते हैं। जब देखो हम लड़ते हैं, जब हमारा पड़ोसी लड़ता है तो हम जाते हैं कोर्ट में, ठीक है, पर जब दो देश लड़ेगा तो वो किस कोर्ट में जाएगा, वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है जो दो देश को सुलझाता है विवादों को, ठीक है। चौथा कौन सा प्रमुख अंग है कि सचिवालय, यानी सेक्रेटेरिएट, ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है और इसका प्रमुख महासचिव होता है, ठीक है ना। पांचवा कौन प्रमुख है, वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। यह परिषद दुनिया के देशों के बीच क्या करता है, आर्थिक और सामाजिक मामलों पे ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। हमने जान लिया यूएनओ के बारे में, यूएनओ में कौन से अंग है, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, क्यों इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम जान लेंगे, हमारे क्वेश्चन में है शीत युद्ध, कोल्ड वर्ल्ड वॉर, ये क्या है, ठीक है, कोल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, दुनिया में सिर्फ दो शक्तियां बची, जो हमने बताया था, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। तो जब दो विचारधारा, अमेरिका थी पूंजीवादी विचारधारा वाली, सोवियत संघ थी साम्यवादी विचारधारा वाली। अब ये दोनों वैचारिक तौर पे अलग थे, राजनीतिक और आर्थिक मतभेद इन दोनों के बीच बन गया। अब ये बन गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, जिसमें कोई बारूद बंदूक गोली नहीं चली, विचारधाराओं की लड़ाई चली, ठीक है। इस युद्ध को सीधे सैन्य संघर्ष नहीं था ये, बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य तनाव था, जो कि 1947 से 1991 तक चला था, ठीक है। तो शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, क्यों शीत युद्ध की शुरुआत हुई, तो वैचारिक अंतर था इन दोनों देशों, कह सकते हैं दोनों गुटों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो है, उन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, ये पहला कारण था। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता था कि देश कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, जनता द्वारा चुना चाहिए, पूंजीवादी होना चाहिए, जिसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर को भी पूरा अधिकार होना चाहिए, जिससे कंपटीशन बना रहे, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसे ज्यादा मुनाफा मिले। पर सोवियत संघ का ऐसा मानना गलत था, वो कम्युनिस्ट वाले थे। वो क्या है, वो कम्युनिस्ट वाले जो होते हैं वो एक ही पार्टी का समर्थन करते हैं, जैसे चीन, रूस, ठीक है ना। इसमें लोकतांत्रिक नहीं होते, ये लोकतांत्रिक देश नहीं होता, ठीक है। तो ये लोकतंत्र का विरोध में थे, ठीक है, और वैचारिक भिन्नताएं थी। ये कहते थे कि सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर को ये लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, संयंत्रवाद। शीत युद्ध का दूसरा कारण संयंत्रवाद, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या करा, अपनी ड्राकिस्टन के तहत सोवियत संघ के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया, ठीक है ना। उसने कंटेनमेंट पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। सोवियत संघ ने अपनी साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया, और वर्साई समझौते के बाद पूरे यूरोप पे इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। तीसरा क्या कारण था कोल्ड वॉर का, ठीक है, तो परमाणु हथियार की होड़, यानी दोनों महाशक्ति जो थी, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, इसने परमाणु हथियार की होड़ बना ली। वो कह रहा है इसने इतने बना ली, मैं इससे ज्यादा बनाऊंगा, जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा कर दिया। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे तो बम गिरा ही दिया था, सोवियत संघ ने 1947 में पहला परमाणु बम का परीक्षण कर दिया, ठीक है। तो दोनों में होड़ लग गई, ठीक है। चौथा कारण क्या था कोल्ड वॉर का, कि युद्ध और सैन्य गठबंधन,
जैसे कि नाटो की स्थापना की गई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया 1939 में, ठीक है। अमेरिका और यूरोपीय देश ने मिलकर इस गठबंधन को बनाया, ठीक है, जो भी पूंजीवादी विचारधारा वाले थे, नाटो बनाया। अब वर्षा संधि भी बना ली, वार्सा पैक्ट भी बना लिया, किसने? सोवियत संघ ने। उन्होंने कहा अच्छा तुम नाटो बनाओगे, हम वार्सा बनाएंगे, इन्होंने वार्सा बना लिया, ठीक है। तो जर्मन और बर्लिन का विभाजन भी क्या बना? कोल्ड वॉर का कारण बना, ठीक है। जर्मनी को युद्ध के बाद क्या हुई? 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, हमने पढ़ा था ना। तो जहां पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच भिन्नता उत्पन्न हुई थी, तो बर्लिन इस विभाजन का केंद्र बन गया था, और इसलिए बर्लिन दीवार बन चुकी थी। एक मतलब जब जर्मनी का विभाजन किया गया तो जर्मनी को मतलब आधा जर्मनी को इधर बांट दिया गया, आधा जर्मनी को इधर बांट दिया गया, और जो बीच का क्षेत्र था वो बर्लिन की दीवार बन गई। तो ये दीवार ही जो थी वो कारण बन गई थी किसका? शीत युद्ध का, ठीक है। तो शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं कौन कौन से थे, इवेंट्स कौन कौन से थे, उसको जानते हैं। तो इस दौरान सबसे पहला जो इवेंट था वो था कोरिया युद्ध, जो कि 1950 से 1953 तक चला था। कोरिया युद्ध शीत युद्ध का एक प्रमुख संघर्ष था। इसने उत्तर कोरिया यानी सोवियत समर्थित और दक्षिण कोरिया जो कि अमेरिका समर्थित था उसके बीच युद्ध कर दिया। एक कोरिया देश पर दो विचारधाराओं में बटा था। उत्तर कोरिया जो है वो सोवियत संघ के साथ चले गया, जो कट्टर विचारधारा वाला था, जो कि आज भी ऐसे ही है कट्टर की तरह, ठीक है, जो बाल भी नहीं बनाने देता है। इसके देश में जाओगे ना तो एक ही जैसा हेयर कटिंग करना पड़ता है सबको, ठीक है, हेयर कटिंग भी तुम अलग नहीं करा सकते, इतना कट्टर है ये। दूसरा है दक्षिण कोरिया, जो कि आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के तो सभी फैन है आजकल, ठीक है। तो ये अमेरिका वाले पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था। एक ही कोरिया दो भागों में बट गई, ठीक है। दूसरा इवेंट था शीत युद्ध का क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि 1962 में हुआ था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइल की तैनाती से अमेरिका ने सोवियत संघ के बीच युद्ध में खतरा बढ़ा दिया। सबसे बड़े शीत युद्ध संकटों में से एक था। क्यूबा में क्या करा? सोवियत संघ ने अपने परमाणु मिसाइल की तैनाती कर दी, जिससे क्या हो, दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, ठीक है। तीसरा जो इवेंट था यानी जो घटनाक्रम थी शीत युद्ध का, वो था वियतनाम युद्ध, जो कि 1955 से 75 तक चला था, ठीक है। वियतनाम युद्ध एक अन्य प्रमुख शीत युद्ध संघर्ष था, जिसने उत्तर वियतनाम, सोवियत संघ और चीन और दक्षिण वियतनाम जिसमें अमेरिका समर्थित थे उसके बीच लड़ाई करवा दी, ठीक है। तो वियतनाम युद्ध के तहत दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया एक दूसरे से लड़ भिड़े थे, ठीक है। तो चौथा इवेंट्स क्या था घटनाक्रम शीत युद्ध का, कि अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण 1979 से 89 तक क्या हुआ था? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था, जिससे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश ने क्या करा? इस चीज का विरोध करा था, ठीक है। तो शीत युद्ध जो था उसका समापन कैसे हुआ, ठीक है। तो शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ था, जब सोवियत संघ टूट गया था और रूस सहित 15 राष्ट्र में बट गया था। अभी सोवियत संघ में बहुत सारे देश थे, उसको सोवियत संघ कहा जाता था, अब वो टूट गया 1991 में और 15 राष्ट्रों में बट गया, जिसमें से एक रूस भी था। रूस प्रमुख था पर 15 में बट गया। इस समय अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया था और शीत युद्ध का अंत हुआ, ठीक है। तो अभी भी अमेरिका को हम कहते हैं ना दुनिया की एक ही महाशक्ति है अमेरिका, तो शीत युद्ध के बाद से ही था, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुई? हमने ये देखा कि युद्ध पूरी दुनिया में दोबारा ऐसा भयंकर युद्ध ना हो, नरसंहार ना हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई कि शांति बनाए रखे, सुरक्षा बनाए रखे और सारे युद्ध को बातचीत द्वारा खत्म करा जाए, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई। ये संगठन आज भी संघर्ष को सुलझाने का काम करता है, मानवाधिकार की रक्षा करने का काम करता है। दूसरी ओर शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसने क्या करा? दो प्रमुख गुटों में पूरी दुनिया को बांट दिया, एक है साम्यवाद, एक है पूंजीवाद, जिसमें पूंजीवाद में अमेरिका, साम्यवाद में सोवियत संघ आते हैं, और दोनों बंदूक गोली से न लड़के विचारधाराओं की लड़ाई में लड़ने लग गए। और फिर क्या हुआ? यह विश्व युद्ध राजनीतिक गहराई चली गई और विभाजन का कारण बन गई, और आगे चल के 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 15 राष्ट्र में, और सिर्फ जो अमेरिका है वही एकमात्र पूरी दुनिया की महाशक्ति बन के उभरती है, जो कि आज तक चल रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आए हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए जानते हैं हम कि स्पेनिश गृह युद्ध के कारणों को और इसके परिणामों को, कि स्पेनिश गृह युद्ध क्या था, क्यों ये स्टार्ट हुआ था और इसका क्या परिणाम निकला, ठीक है। तो निष्कर्ष से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पे खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो स्पेनिश गृह युद्ध जो है, गृह युद्ध से समझ रहे हो कि स्पेनिश के अंतर्गत ही, उसकी सीमा के अंतर्गत ही हुआ था, घर में हुआ था, इसलिए उसे गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो 1936 से 1939 तक ये हुआ था, और ये युद्ध स्पेन के भीतर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध फासीवाद और साम्यवाद के बीच का रूप था, एक तरफ से देख सकते हो, जिसमें देश की भविष्यवाणी और राजनीति का निर्धारण किया था। इस युद्ध ने न केवल स्पेन को प्रभावित किया बल्कि पूरे यूरोप पे अपनी प्रभाव को छोड़ा था, ठीक है।
तो स्पेनिश युद्ध के क्या कारण थे उसको जानते हैं। तो पहला कारण था कि स्पेनिश में राजनीतिक अस्थिरता, यानी जो स्पेन था उसमें 19 से 20वीं शताब्दी के दौरान लगातार अस्थिरता रही थी और विभिन्न सरकारें बदलती रही थी स्पेन में, ठीक है। मतलब एक सरकार गिर रही थी, दूसरी सरकार आ रही थी, ठीक है। और सेना का हस्तक्षेप रहता था किसमें, सरकार में, ठीक है, यानी देश के मामलों में। इसमें प्रमुख था कि स्पेन लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर संघर्ष में था। आधे लोग लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे तो आधे लोग नहीं करते थे। तो 1931 में स्पेन में एक गणराज्य की स्थापना की गई, गणतंत्र की, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक मतभेद हुआ स्पेन में और कड़े संघर्ष का दौर हुआ जिसमें असंतोष पैदा हो गया स्पेन के लोगों में, और दो विचारधाराओं में स्पेन के लोग भी बटे थे, ठीक है। तो दूसरा क्या कारण था, आर्थिक असमानता स्पेन में। स्पेन में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा अधिक हो गई थी। अधिकांश लोग कृषि या कार्य करते थे और वे लोग गरीब थे, और जबकि भूमि और संसाधनों पर एक छोटा सा अभिजात वर्ग का कब्जा था। मीन्स पूरी प्रॉपर्टी का जर्मनी के किसके हाथ में था, कुछ ही मान लो 3% लोग जो थे स्पेन के, उसका अधिकार पूरे जर्मनी के सारी संपत्ति पे था, सारे भूमि पे था। और जो 97% जो गरीब लोग थे वो बेरोजगार थे, वो लोग के पास जमीन नहीं थी अपनी, ठीक है ना। तो मतलब खाई बन गई थी अमीर गरीब के बीच। ये स्थिति उनके बीच असंतोष का कारण बनी। और 1929 की जब महामंदी आई उसने तो आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया, क्योंकि 1929 की जो अमेरिका की आर्थिक मंदी थी उसने पूरी दुनिया पे प्रभाव डाला था, ठीक है ना। तो ये कैसे छूट सकता है, ये भी तो दुनिया का हिस्सा है, ठीक है ना। तो तीसरा क्या कारण था स्पेनिश युद्ध का, तो धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद। स्पेन में क्या थे, कैथोलिक चर्च की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन प्रगतिवादियों ने और धार्मिक समूहों के बीच टकराव रहता था हमेशा। हम देखते हैं ना, प्रोटेस्ट लोग थे और कैथोलिक लोग थे, तो इन दोनों में क्या है, लड़ाइयां चलती रहती थी। चर्च और धार्मिक संस्थाएं पारंपरिक रूप से स्पेन समाज के प्रभावशाली अंग थे, पर प्रगतिवादी जो लोग थे वो लोकतंत्र का समर्थन करते थे और धर्म में सुधार की बात करते थे, बाधा मानते थे वो धर्म को, ठीक है ना। तो दो विचारधारा के लोगों में लड़ाई हुई, ठीक है। चौथा कारण था राजनीतिक ध्रुवीकरण। 1930 के दशक में स्पेन में राजनीतिक ध्रुवीकरण का चरम था, जिसमें लेफ्ट विंग यानी जो समाजवादी, कम्युनिस्ट और एंटिस्ट लोग थे, और राइट विंग जिसमें राजतंत्रवादी, फांसीवादी और परंपरावादी के बीच तनाव बढ़ा। तो जर्मनी दो भागों में बढ़ गया था, लेफ्ट विंग और राइट विंग। लेफ्ट विंग में समाजवादी लोग और कम्युनिस्ट लोग थे, ठीक है, और राइट विंग में राजतंत्रवादी, तानाशाही, फांसीवादी लोग थे, ठीक है ना। तो 1936 में स्पेन में एक चुनाव के बाद गठबंधन सरकार का गठन हुआ, जो मुख्य रूप से समाजवादी, कम्युनिस्ट और प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थन थे, ठीक है। तो ये कौन जीता, इन्होंने चुनाव जीता। ये सरकार राइट विंग के लिए खतरे का कारण बनी, क्योंकि राइट विंग वाले कैसे थे, जिनने हिंसा विरोध को बढ़ावा दिया, वो लोग कैसे थे, तानाशाही थे वो लोग जो थे फांसीवादी विचारधारा को अपनाते थे, ठीक है ना। तो पांचवा कारण था स्पेनिश युद्ध का कि सैन्य विद्रोह। 17 जुलाई 1936 को स्पेनिश सेना ने कुछ हिस्सों ने जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह पहले से मौजूद राजनीतिक और सामाजिक असंतोष के परिणाम था। इसमें सैन्य विद्रोह ने गृह युद्ध की आग को और बढ़ा दिया, ठीक है। तो स्पेनिश गृह युद्ध के प्रमुख पक्ष को जानते हैं हम, ठीक है, कि इसमें क्या क्या हुआ था। पहला रिपब्लिकन, दूसरा नेशनलिस्ट, ये दो लोग थे स्पेनिश युद्ध में, ठीक है, जो लड़ रहे थे, ठीक है। तो रिपब्लिकन पक्ष में कौन कौन लोग आते थे, रिपब्लिकन का समर्थन करने वाले समाजवादी लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे और प्रगतिवादी थे जो धर्म में सुधार की बात करते थे, ठीक है, वो वाले लोग थे शामिल। जो लोकतंत्र का सपोर्ट करते थे, सामाजिक सुधार की बात करते थे। तो स्पेन में गणराज्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया था कि गणराज्य साम्राज्य होना चाहिए, ठीक है। तो जो रिपब्लिकन पक्ष के लोग थे, सोवियत संघ और मैक्सिको के लोग थे, ये आते थे किसमें, रिपब्लिकन में, ठीक है। तो नेशनलिस्ट थे दूसरे। नेशनलिस्ट पक्ष के नेता जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको ने, जिन्होंने फांसीवादी विचारधारा को अपना लिया था, उसने स्पेन में एक मजबूत सेना शासन की स्थापना की। यह पक्ष राजतंत्रवादी, फांसीवादी और जो कंजर्वेटिव थे उनके द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। नेशनल पक्ष में जो नेशनलिस्ट पक्ष थे उसमें नाजी जर्मनी के लोग थे, फांसीवादी इटली के लोग थे, तो ये सारे कट्टर विचारधारा वाले लोग थे, ठीक है। तो स्पेनिश गृह युद्ध के परिणाम क्या हुए कि फ्रांको का शासन हुआ, यानी युद्ध के अंत में फ्रांसिस्को फ्रांको ने नेशनलिस्ट पक्ष की विजय के साथ स्पेन में फांसीवाद शासन की स्थापना की, और फ्रांको ने 1939 से लेकर अपनी मृत्यु तक यानी 1975 तक स्पेन में एक तानाशाही शासन स्थापना किया। उन्होंने स्पेन में राजनीतिक
समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, जिसमें उन्होंने बहुत दमन किया, रिप्रेसिव कानून लाया और राजनीतिक तंत्र पर प्रतिबंध शामिल था। ठीक है, तो मानव हानि और विनाश हुआ स्पेन युद्ध से। ठीक है, स्पेनिश युद्ध ने क्या करा, गरीब 5 लाख लोगों की जान ले ली। इसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल होते हैं, और निर्वासन में चले गए वो लोग जिनमें उन्होंने फ्रांस में शरण ले ली थी। ठीक है ना, मतलब वो शिफ्ट हो गए थे यहाँ से। ठीक है ना, युद्ध ने स्पेन की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी तरह से झकझोल दिया था, नुकसान कर दिया था, और सोवियत संघ और नाजी जर्मनी की भूमिका भी इसमें रही है। ठीक है, तो सोवियत संघ ने रिपब्लिकन पक्ष का समर्थन किया, जबकि नाजी जर्मनी और फांसीवादी ने इटली फ्रांको के नेतृत्व में नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन किया। इन दोनों पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बढ़ता गया। ठीक है, युद्ध ने सोवियत संघ और नाजी जर्मनी के बीच सहयोग प्रतिबंध को भी उजागर किया, और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का ये हिस्सा भी बने थे। ठीक है, तो स्पेन की राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता, ये भी इसका प्रभाव रहा। युद्ध ने स्पेन को राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विभाजन में धकेल दिया था। फ्रांको के तानाशाही शासन के बावजूद 1970 में पुनः लोकतंत्र की स्थापना में कदम बढ़ाया गया था स्पेन में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ा स्पेनिश युद्ध का, कि स्पेनिश गृह युद्ध ने फांसीवाद और साम्यवाद बीच के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया था, जो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध आने वाले विश्व युद्ध में, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में, एक पूर्वाभास था। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध में वो लड़ रहे थे ना, तो एक तरफ से उनके लड़ने का कारण ये स्पेन की पहली वाली युद्ध की जलन भावना भी थी। ठीक है, तो युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड ने अपने देश से बाहर जाकर स्पेन में रिपब्लिकन पक्ष का समर्थन किया। वैश्विक स्तर पर सामाजिकवाद और फांसीवाद के बीच अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बढ़ता ही क्या हुआ, प्रदर्शित करा। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे स्पेनिश गृह युद्ध के बारे में? स्पेनिश गृह युद्ध ने यह दिखाया कि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समानता और सामाजिक विभाजन किसी भी देश के लिए किसी भी प्रकार का विनाशकारी परिणाम ला सकता है। ठीक है ना, मतलब एक ही देश अगर दो विचारधारा में बटे, तो इस युद्ध के तहत कारण हुआ कि फांसीवाद की वृद्धि हुई, लोकतंत्र सिद्धांत का कसकर विरोध हुआ, और फ्रांको का शासन तानाशाही वहां पे आया और दशकों तक चला। ठीक है, इसके बावजूद युद्ध में स्पेन और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण एक मोड़ लाया, और एक वैचारिक युद्ध की दिशा में एक तय की, जो हम बाद में एक और हम शीत युद्ध के तौर पे देखते हैं, एक वैचारिक युद्ध था। ठीक है ना, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो नागरिक प्रतिरोध की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में नागरिकों ने कितनी भागीदारी ली थी और नागरिकों के साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है ना, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, ये मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था, जिसमें 70 मिलियन लोग मारे गए थे, जिसमें लाखों सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस युद्ध ने केवल सैनिकों के बीच संघर्ष नहीं किया, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप कई देशों के नागरिक ने भी प्रतिरोध किया, और बहुत लोगों ने मतलब विरोध भी किया और बहुत लोगों ने सहयोग भी किया, नागरिकों ने भी। मतलब तो विशेष रूप से नाजी जर्मनी और फांसी इटली और जापान द्वारा की गई क्रूरता और दमन के खिलाफ नागरिक प्रतिरोध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण देखने को हमें मिलता है। ये प्रतिरोध केवल सैन्य संघर्ष तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें समाज ने, राजनीतिक ने और जो सांस्कृतिक संघर्ष है उसका भी हिस्सा बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जिसने नागरिकों के विभिन्न तरीकों को तानाशाही बना दिया था, मानव अधिकार का उल्लंघन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है ना, जानते हैं कि नागरिक प्रतिरोध के प्रकार कौन कौन से थे, कैसे नागरिकों प्रतिरोध हमें देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है ना, तो पहला है गोपनीय प्रतिरोध, यानी यह प्रतिरोध गुप्त गतिविधि के रूप में हुआ। कई देशों के नागरिक ने अपने जीवन को खतरे में डालकर क्या करा, गुप्त रूप से नाजी शासन और फांसी शासन के खिलाफ कार्य किया। मतलब कुछ लोगों ने को पसंद नहीं था कि नाजीवाद हो और फांसीवाद विचारधारा अच्छी है, तो उन्होंने इन सब की जानकारी दूसरों को दी, अपनी जान को खतरे में ला के जासूसी की, विपक्षी प्रचार किया और गुप्त साहित्य। और कुछ लोगों ने नाजी पार्टी और फांसी पार्टी का समर्थन भी किया और दूसरे देश का में मतलब गुप्त जासूसी करी। मतलब एक तो नाजी पार्टी के खिलाफ कर रहे थे और एक नाजी पार्टी का सपोर्ट करके दूसरे देश के खिलाफ जासूसी, विपक्षी प्रचार ये सब कर रहे थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो फ्रांस में प्रतिरोधक समूह ने नाजियों के खिलाफ गुप्त रूप से कार्य किया था, जैसे कि फ्री फ्रांस आंदोलन और रेजिडेंट आंदोलन, जो कि नाजी सेना के खिलाफ युद्ध में मदद करते थे और जर्मन सैनिकों को गतिविधियों की जानकारी देते थे। किसके बारे में? नाजियों के बारे में, फांसियों के बारे में। ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से बढ़ चढ़ के नागरिकों ने भी भागीदारी ली थी इसमें। ठीक है ना, तो सैन्य प्रतिरोध भी देखने को मिला। नागरिकों का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से उन देशों में जो जर्मन या जापानी आक्रमण के अधीन थे, उसमें प्रतिरोध आंदोलन के हिस्से के रूप में सैन्य गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया।
इन समूहों ने केवल अपने सैनिकों को परीक्षण ही नहीं दिया बल्कि नाजी सैनिकों के खिलाफ घातक हमले करने, हथियारों की आपूर्ति और सैन्य गतिविधियों में ये शामिल भी हुए थे। जैसे पोलैंड, युगोस्लाविया और ग्रीस जैसे देशों ने सैन्य प्रतिरोध का प्रमुख कारण बना था, जहाँ पे गैर सैन्य समूह ने क्या करा था, आक्रमणकारियों से संघर्ष किया और युद्ध के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। मतलब सेना ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है ना। तो तीसरा क्या था, वैचारिक प्रतिरोध। वैचारिक प्रतिरोध क्या था कि यह प्रतिरोध नाजी और फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ थी। कई नागरिकों ने प्रचार और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से नाजीवादी शासन और उसके भ्रामक प्रचार का विरोध किया कि नाजीवादी हमें फंसा रहे हैं, ये हिटलर हमें फंसा रहा है अपने बातों में। मतलब कुछ लोग बढ़ चढ़ के इसका विरोध जरूर कर रहे थे, ठीक है। नागरिकों ने फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ साहित्य, कला, संगीत ये सब लिखे, पर हिटलर अगर जानता ना कि ये लोग लिख रहे हैं तो वो मार देता था उन लोगों को। ये लोग छुप छुप के कर रहे थे, ठीक है। तो नाजी शासन के खिलाफ धार्मिक नेताओं ने, बौद्धिक व्यक्तियों ने, जो होते थे विचारक, उन्होंने जागरूकता फैलाई जनता में कि आपको फंसा रहा है ये हिटलर, ठीक है ना। आपको राष्ट्रवादी की विचारधारा में झूठ मूठ का डाल रहा है और आपसे मरवा रहा है लोगों को, ठीक है। तो डाइटर बोनाफोर जर्मन के पादरी ने नाजी शासन के खिलाफ खुलकर विरोध किया था, ठीक है। वीट रोज जैसे प्रतिरोध समूह ने भी समर्थन किया था कि नाजीवाद, फांसीवाद गलत विचारधारा है। मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति भी विरोध हुआ था। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों को और अन्य अल्पसंख्यक लोगों को अत्याचार करा जा रहा था, मारा जा रहा था, होलोकॉस्ट करा जा रहा था, तो यह प्रतिरोध न केवल नाजी शरणार्थियों की मदद करने तक सीमित था बल्कि यह संविधान के अधिकार, सामाजिक न्याय की ओर भी इशारा करता था, ठीक है। तो आस्कर सिंडर जैसे व्यक्तियों ने हजारों यहूदियों की जान बचाने के लिए संघर्ष भी किया था। जैसे कि फ्रांस, नीदरलैंड और पोलैंड, इन अन्य देशों ने नागरिकों में नाजी आक्रमणियों से बचने के लिए शरणार्थियों को सुरक्षित भी किया था। जो वहां से यहूदी भाग कर आते थे ना, उनको शरण देते थे ये लोग, ठीक है ना। तो नागरिकों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। सामाजिक प्रतिरोध भी हुआ था। मतलब युद्ध के दौरान महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने किसान आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, प्रचार कार्य जैसे सभी आंदोलनों में भाग लिया महिलाओं ने। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी महिला जिन्होंने नाजी सैनिकों के खिलाफ विरोध किया और समुदाय में घुसने से रोका उन्हें, ठीक है ना। तो नागरिकों ने उन देशों में जहां वे आक्रमणकारी द्वारा शासित थे, उस समाज में गतिविधियां और सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का। और इस गतिविधियों में नाजी विचारधाराओं और फांसीवादी प्रचारक के खिलाफ लोकगीत, नाटक, किताबें बनी, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी तरह से आलोचना की थी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में नागरिक प्रतिरोध की जो प्रमुख घटनाएं थी उसको जानते हैं। तो फ्रांसीसी प्रतिरोध पहली घटना है, ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी प्रतिरोध न केवल नाजी जर्मनी के खिलाफ सैन्य गतिविधि थी बल्कि इसने नाजियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में घुसकर क्या करा, प्रचार, जासूसी करना स्टार्ट करा और नाजी फांसीवादी की जानकारी वो लोग दूसरों को देते थे। जैसे कि रेजिडेंट समूह, फ्री फ्रांस समूह, कम्युनिस्ट और समाजवादी आंदोलन को समर्थन करते थे और क्या करते थे ये लोग, नाजीवादी की जो इंफॉर्मेशन है वो देते थे बाहर, ठीक है, लोगों को। दूसरा था यूगोस्लाविया में नागरिक प्रतिरोध। यूगोस्लाविया में नागरिकों ने जोसेफ ब्रोज टीटो के नेतृत्व में जर्मन सेनाओं के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था, ठीक है ना, मतलब हिटलर के खिलाफ। यूगोस्लाव प्रतिरोध सेना ने गैर सैन्य नागरिक और परिस्थिति के बावजूद जर्मन दास्तों में पराजित करने में सक्षम रही थी। तो मतलब यूगोस्लाविया ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था और हिटलर का, जर्मनी का, नाजीवाद का विरोध किया था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। पोलैंड में भी प्रतिरोध किया था नागरिकों ने। पोलैंड में आमिया क्राइको ने नाजिया के खिलाफ क्या करा था, महत्वपूर्ण प्रतिरोध किया था, विरोध किया था कि गलत है नाजीवादी विचारधारा। ये एक गुप्त सेना थी जिसने नाजी आक्रमणकारियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए थे और पोलैंड को स्वतंत्रता दिलाने में संघर्ष भी किया था, ठीक है। वहीं अगर हम यहूदियों की बात करें, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के, उनके साथ तो अत्याचार ही हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पर उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। यहूदी प्रतिरोध ने भी नाजी सरकार द्वारा आयोजित नरसंहार और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया था, ठीक है। यह प्रतिरोध नागरिकों में गेट्टो, कंसेस्टेंस और कैंप्स भी हुए थे, ठीक है। वारसा गेटो विद्रोह जो कि 1943 में इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें यहूदी सैनिक क्या करते हैं, नाजियों के खिलाफ हथियार उठाते हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं कि तुम हमारे साथ इनसे अत्याचार नहीं कर सकते, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में नागरिक प्रतिरोध ने न केवल सैन्य संघर्ष के रूप में बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रतिरोध ने, मतलब इस विरोध ने नाजी और फांसीवाद शासन के खिलाफ मानवाधिकार, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा की है और मार्गदर्शन प्रस्तुत किया लोगों में और न्याय की भावना को एकजुट किया है, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि तानाशाही शासन के खिलाफ पूरे दुनिया में हर नागरिकों ने बढ़ चढ़ के द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया, नाजी और फांसीवादी का, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो हमारा शॉर्ट नोट है, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट में अगर आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि बालगन राष्ट्रवाद क्या है, अफ्रीका में उपनिवेशवाद की होड़ क्या है जिसे हम इस्तांबुल ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है ना, कॉमिटन क्या है,
या वर्साई की संधि, इस पे एक शॉर्ट नोट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हम शॉर्ट नोट को भी देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो बालकन राष्ट्रवाद क्या था? वैसे मैंने ऊपर आपको बता रखा है, शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि बालकन राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक और जान मतलब आंदोलन था, जिसमें एक जाति के लोग होते थे, ठीक है ना, जो कि स्लेव जाति के जो लोग होते थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि एक मुट्ठी भर लोगों ने यही सोचा, स्लेव लोगों ने, कि हम जो है हम अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। जो पूरे यूरोप में अलग अलग जो कंट्रीज थी, उन सब में इन जाति के लोग रहते थे। इन सब ने स्वतंत्रता की मांग करी, और इन्होंने कहा कि जब ओटोमन साम्राज्य टूट रहा था, तो हेस्ट्रो हंगरी एम्पायर में, ओटोमन साम्राज्य में ये बहुत ज्यादा लोग रहते थे बाल, ठीक है ना, जो कि इन्होंने कहा कि हम युगोस्लाविया बनाएंगे, यानी युगो यानी होता है दक्षिण, और स्लाविक लोगों का यानी दक्षिण स्लावियों का एक कंट्री बनाएंगे। तो इसके लिए जो संघर्ष किया, स्वतंत्रता किए, आंदोलन किए, संघर्ष किया, उसी को हम कहते हैं बालकन राष्ट्रवादी, ठीक है। तो बालकन राष्ट्रवाद के क्या कारण थे? क्यों बालकन राष्ट्रवाद? कि ओटोमन साम्राज्य के पतन इसका पहला कारण बना। क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के दौरान ओटोमन साम्राज्य कमजोर हो गया था, और बालकन देशों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर लिया, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य तो अब टूट रहा है, तो इतने सारे साम्राज्य जो हम, और बालकन जो स्लाविक लोग थे वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, और जो ओटोमन साम्राज्य था वो मुस्लिम धर्म के लोगों का था, ठीक है। तो ये चाहते थे कि हम ईसाई हैं तो हम अपना अलग रहेंगे। तो जब देख रहा था बालकन देश, देख रहा था कि मतलब अब ओटोमन साम्राज्य टूट ही रहा है, तो हम क्यों ना अलग हो जाए। तो इन्होंने ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे जो ओटोमन साम्राज्य से अलग होकर इन्होंने अपना एक क्या बनाया, बालकन देश बनाया, ठीक है ना। मतलब इन सब में जो बालकन लोग रहते थे वो लोग संघर्ष करने लगे, ठीक है। पहला कारण ये था। दूसरा कारण था कि जातीय पहचान और सांस्कृतिक जागरण। बालकन क्षेत्र में विभिन्न जाति समूह के लोग रहते थे, जैसे कि स्लाव, ग्रीक, तुर्क, रोमानिया, अल्बानिया। तो ये सब अपने अपनी भाषा और अपने अपने पहचान के नाम पे क्या करना चाहते थे, अपना अपना देश बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बालकन राष्ट्रवाद, ठीक है। तो दूसरा कारण था। तीसरा कारण था बड़ी यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप। यूरोपीय शक्ति राजनीतिक बालकन क्षेत्र में राष्ट्रवाद को प्रभावित कर रही थी। रूस, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ये सब क्या कर रहे थे, ब्रिटेन, अपने अपने प्रभाव पड़ा रहे थे किस पे, इन बालकन क्षेत्रों पे, जो कि मतलब ये बड़े बड़े देश थे, ये चाहते थे कि इनकी जो संस्कृति है वो खत्म हो जाए, हम इन पे कब्जा कर ले, हम इनको उपनिवेश बना ले, पर ये चाहते थे कि हमें किसी का उपनिवेश नहीं बनना, ठीक है ना। तो यूरोप की बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप से नकारते थे। तो ये तीसरा कारण था, ठीक है। चौथा कारण था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव ने बालकन क्षेत्रों में क्या करी, और ज्यादा और प्रेरित किया लोगों, क्योंकि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के तहत क्या है, राष्ट्रवाद का समर्थन मिला, और राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा उभरी, लोगों ने स्वतंत्रता की मांग करी। बालकन राष्ट्रवाद की प्रमुख घटनाएं थी ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1821 से लेकर 1830 तक चला था। ग्रीस ने ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 1821 में विद्रोह किया, और यह प्रमुख कारण था कि किस प्रकार जातीय और सांस्कृतिक जागरूकता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रेरित किया। दूसरा था बालकन युद्ध, जो कि 1912 से 13 में हुआ था। पहला बालकन युद्ध 1912 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1913 में, ठीक है ना। तो ये ओटोमन साम्राज्य से अलग होके इन्होंने अपने देश की मांग की थी। तीसरा था युगोस्लाविया का गठन 1918 में। 1918 में युगोस्लाविया का गठन हुआ। सारे स्लाविक लोगों ने क्या करा, इसका गठन किया मिलके, ठीक है, जाति के नाम पे। बालकन राष्ट्रवाद के प्रभाव क्या था, इस स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सभी रोमानिया, जो छोटे छोटे बुल्गारिया, ग्रीस थे, इन लोगों ने ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता की बात करी। जातीय संघर्ष हुआ, ठीक है ना। मतलब बालकन लोग, जैसे कि जहाँ जहाँ बालकन लोग रहते थे, सर्बिया, क्रोशिया, बोस्निया, इन सब के बीच संघर्ष हुआ, और यूगोस्लाविया का विघटन का कारण बना ये, ठीक है। तो युद्ध का कारण भी बना। बालकन राष्ट्रवाद ने क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दिया। बालकन युद्ध हुए, प्रथम जो विश्व युद्ध हुए, इसमें भी इन्होंने भाग लिया, उस कारण बना। तो नए राष्ट्रों का गठन भी हुआ, इससे बालकन क्षेत्र में नई राष्ट्रीय पहचान की भावना आई, ठीक है, जैसे कि सर्बिया, ग्रीस और बुल्गारिया अन्य क्षेत्र बने बालकन से ही, ठीक है, प्रभावित होके। तो निष्कर्ष में क्या होगी कि बालकन राष्ट्रवाद एक जटिल और विविध आंदोलन था, जिसने 19वीं और 20वीं शताब्दी में बालकन देशों के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रभावित किया। इसने स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाया, और जाति संघर्ष के नाम पे क्या करा, एक अपना अलग देश की मांग की, और स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की विचारधारा को जन्म दिया। आई होप आपको बालकन राष्ट्रवाद समझ आया हो, ठीक है। दूसरा है अफ्रीका में उपनिवेशवाद की होड़, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अफ्रीका में जो क्या है, अफ्रीका क्या था, एक संसाधन वाला बहुत देश था, ठीक है, जैसे भारत था। अमेरिका में भी मतलब बहुत ज्यादा गरीबी थी, पर संसाधन था। तो ये बड़ी बड़ी उपनिवेशिक कंपनी वहां जाती, और वहां के संसाधनों की, जैसे भारत को लूटती ना, वैसे वहां के लोगों को लूटती थी, ठीक है। तो सब क्या है, सारे यूरोपीय देश एक दूसरे से होड़ लगाए थे, उपनिवेशवाद की होड़ थी उस समय, कि हम ज्यादा मतलब वो उपनिवेश गुलाम बनाएंगे देश को, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा गुलाम होंगे उतने ज्यादा उसको कच्चा माल वहां से मिल जाएगा। तो अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा कच्चे माल थे, इसके लिए उन्होंने इस पे कब्जा करना चाहा, ठीक है। तो सारे देशों ने जो मिलके यूरोप के अमेरिका पे कब्जा करना चाहिए, इसी को हम कहते हैं स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो उपनिवेशवाद की होड़ के कारण क्या थे, तो औद्योगिक क्रांति और आर्थिक लाभ, यानी सारे लोग औद्योगिक क्रांति सबके यूरोप में हर जगह, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन,
जर्मनी, इन सब में औद्योगिक क्रांति आई। अब इन लोगों को क्या है, आर्थिक लाभ चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल चाहिए था, और कच्चा माल भी चाहिए था और बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने स्टार्ट किए। तो उन्होंने उनको एक अफ्रीका दिखा, ठीक है, जिसमें सोना, हीरे, तेल, रबर ये सारे मिलते थे। तो उन्होंने इसको टारगेट बनाया और सबने क्या करा, एक साथ मिलके लड़ने आपस में ही लग गए कि हम अफ्रीका के ये भाग लेंगे, हम ये लेंगे। अफ्रीका को नोचने के लिए सब चले गए। उसी को हम कहते हैं स्टैम्बर ऑफ अफ्रीका। तो औद्योगिक क्रांति और आर्थिक लाभ इसका पहला कारण था। दूसरा कारण था प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय गौरव, ठीक है। तो राष्ट्रीय गौरव और प्रतिस्पर्धा, भाई ब्रिटेन जा रहा है अमेरिका अफ्रीका को अपना गुलाम बनाना है, तो जर्मनी कह रहा है मैं क्यों ना जाऊं, जर्मनी जा रहा तो फ्रांस कह रहा है मैं क्यों ना जाऊं, ठीक है। मतलब आपस ही में देख के राष्ट्रीय गौरव को बचाने के लिए वो जा रहा तो भाई मैं भी जाऊंगा। सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बना रहे थे, ठीक है। तीसरा क्या था कि नव उपनिवेशिक विचारधारा, यानी यूरोपीय विचारकों ने अफ्रीका को सभ्य बनाने और ईसाई धर्म फैलाने के लिए क्या करा, सबसे ज्यादा जो देश थे उसको गुलाम बनाया और अपना प्रचार किया। तो नव उपनिवेशवादी विचारधारा भी थी। चौथा थी राजनीतिक और सैन्य कारण, यानी बड़े साम्राज्य स्थापना प्रतिबंधित मजबूत करना चाहते थे, समुद्र रास्तों पर कब्जा करना चाहते थे, तो इसके लिए उनको क्या है, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश चाहिए थी। तो ये भी कारण था, ठीक है। तो अफ्रीका में उपनिवेशवाद की प्रक्रिया कैसे रही, तो बर्लिन सम्मेलन सबसे पहले उसका पहले प्रक्रिया रही 1884 से 85 तक। अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने के लिए यूरोपीय शक्ति एक दूसरे के साथ क्या कर रही थी, लड़ रही थी कि हम अफ्रीका को बनाएंगे, हम अफ्रीका पे कब्जा करेंगे। तो बर्लिन सम्मेलन के तहत ये किया गया, ठीक है। यूरोप दूसरा क्या था कि यूरोपीय शक्ति और उनके उपनिवेश। यूरोपीय शक्ति जैसे कि ब्रिटेन की बात करें तो उन्होंने मिस्र, सूडान, कान्या, उगांडा, ठीक है, इन सबको बना रखा था। फ्रांस ने अल्जीरिया, सोनेल, माली को बना रखा था। जर्मनी ने तंजानिया, कैमरून, नाबिया को बना रखा था। तो मतलब इन सब ने क्या है, अफ्रीका के सारे देशों को देख रहे हो लूट लिया था, ठीक है। तो तीसरा क्या था कि संविधान और समझौता, ठीक है। बर्लिन सम्मेलन के बाद अफ्रीका विभिन्न हिस्सों में उपनिवेशों के अधिकार के लिए कानून की मान्यता करने लगा। अफ्रीका भूमि अधिकार, संविधान, समझौता, इन सब पे हस्ताक्षर किया गया। तो उपनिवेशवाद के प्रभाव क्या पड़े कि आर्थिक शोषण हुआ अफ्रीका में लोगों का, ठीक है। उनके भी कच्चे माल ले जाए गए और उनका मार्केट बना दिया गया। गरीब सस्ते दाम पे अफ्रीका के लोग मिल जाते थे, मजदूर, बहुत शोषण हुआ इनका भी, जैसे भारत के लोग का हुआ था। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। आप भारत का देख सकते हो, जैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत में सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन किया था ना, वैसे ही वहाँ पे भी डिट्टो आप वैसा लिख सकते हो, ठीक है ना, वही परिवर्तन हुआ था। राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण हुआ था। जैसे भारत में अगर ब्रिटिश ने रूल करा था तो राजनीतिक पर नियंत्रण कर लिया था ना, वैसे अफ्रीका में कर लिया था इन्होंने। जातीय संघर्ष और विभाजन कर दिया, जैसे फूट डालो नीति भारत में अपनाई थी ना और अलग करा था, वैसे ही वहाँ पे जाति के नाम पे लोग, वहाँ के लोगों को भी अलग कर दिया था, ठीक है। नस्लीय विभाजन कर दिया था गोरे, अश्वेत और श्वेत लोगों में, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया था, जैसे भारत में ब्रिटेन ने किया था ना, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, यहाँ के कच्चे माल को ले जा रहे थे और ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे यहाँ का, और यहीं पे बेच रहे थे वो चीज। तो वैसे ही बिल्कुल अफ्रीका में भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो डिट्टो वो आंसर अगर लिख लोगे आपका आया तो, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखोगे, अफ्रीका में उपनिवेशवाद की होड़ यूरोपीय देशों में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, औद्योगिक विकास और आर्थिक लाभ के लिए हुआ था, ठीक है ना। इसने पूरे क्या करा, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाला था अफ्रीका के, और राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं को बदल दिया गया था, ठीक है। तो इससे पूरी तरह से क्या है, लोग की जनहानि हुई थी और ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था किसका, अफ्रीका का भी, ठीक है। तो तीसरा शॉर्ट नोट क्या है, कॉम्युनिटन, ठीक है। ये क्या है, जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका उद्देश्य था विश्वव्यापी कम्युनिस्ट आंदोलन को प्रोत्साहित करना, जहाँ पे भी कम्युनिस्ट लोग रहते हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1919 में सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया था, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और समाजवादी जो शासन है उसको लाने के लिए, ठीक है। तो कम्युनिस्ट का गठबंधन और उद्देश्य क्या था, गठबंधन 1919 में हुआ था, कम्युनिस्ट की स्थापना 1919 में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा को फैलाया जाए। सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई और व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक द्वारा नेता इसमें शामिल थे। मुख्य उद्देश्य था कि कम्युनिस्ट विचारधारा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, साम्यवादी विचारधारा का, संपूर्ण विश्व श्रमिकों की एकता हो, मतलब जितने भी श्रमिक है, क्योंकि साम्यवादी लोग श्रमिकों की बात करते थे, पूंजीवादी का विरोध करते थे, ठीक है ना। वो क्या करते थे, मार्क्सवादी विचारधारा भी इसी यही विचारधारा है। समाजवादी और पूंजीवादी समाज का विरोध करते थे ये लोग, ठीक है, कि पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करते हैं। सोवियत संघ का नेतृत्व करते थे ये, ठीक है। तो कम्युनिटन के प्रमुख चरण क्या थे, तो पहला चरण था 1924। इसमें क्या हुआ था, कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी और लेनिन का युग कहा जाता है इसे, ठीक है। दूसरा चरण क्या कब था, 1924 से 1929 में। ये जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में हुआ था और सोवियत नीति पर अधिक प्रभाव डाला था इसने। तीसरा चरण था 1930 से लेके 43 तक। इस समय क्या हुआ था, बहुत ज्यादा बदलाव आए थे, स्टालिनवाद हुआ था इसमें। स्टालिन जिसे सोवियत यूनियन से बाहरी नीति का हिस्सा बना दिया गया था, ठीक है। चौथा चरण था 1943 में समाप्ति हुई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुई थी, ठीक है। कम्युनिटन के कार्य और प्रभाव क्या थे, तो वैश्विक कम्युनिस्ट आंदोलन का विस्तार हुआ। इससे चीन, यूरोप, भारत, लैटिन अमेरिका, इन सब में क्या है, बढ़ावा दिया गया साम्यवाद का। राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ,
ठीक है। ये एक साम्यवादी विचारधारा क्या थी कि पूंजीवादी ना हो और सभी बंटवारा जो है संसाधन का वो सभी लोगों में बराबर हो, यानी सरकार का विभाजन, मतलब सरकार का पूरा रोल हो। सोवियत संघ के नियंत्रण में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट के माध्यम से सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थापना भी की, ठीक है। वैश्विक नीति लागू की उनके लिए, राजनीतिक संघर्ष और आंतरिक विवाद सुलझाया, ठीक है। टाट्सकीवाद, स्टालिनवाद विचारधारा का बाद विभाजन हुआ, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष हुआ, ठीक है ना, कि साम्राज्यवादी के होड़ में क्या कर रहे हैं, पूंजीपति वर्ग क्या कर रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिज्म का पतन भी हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो 1943 में द्वितीय विश्व के दौरान स्टालिन कम्युनिज्म के समाप्त होने का निर्णय, इसलिए मतलब सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के साथ सहयोगी की आवश्यकता थी और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का अस्तित्व इसमें रुकावट पैदा कर रही थी, इसलिए ये हट गई, ठीक है। संगठन का विघटन हो गया और नया संगठन बना, ठीक है। कॉमा फॉर्म में कहते हैं, निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि कॉम्युनिटन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि बिल्कुल साम्यवादी विचारधारा पे है। इसने कई कम्युनिस्ट विचारधाराओं को फैलाया, सोवियत संघ का सपोर्ट किया, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और लेकिन इसका प्रभाव क्या है, कई देशों में कम्युनिस्ट आंदोलन को आकार दिया और जनता की बात भी की, मजदूरों की। वैश्विक राजनीति में सोवियत संघ का प्रभाव बनाए रखने में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो लास्ट है हमारा वर्साई की संधि, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये मैंने ऊपर आपको बता रखा है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बताऊं, वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, जब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। उसमें जो जीतने वाला खेमा था, यानी जो ट्रिपल एतांत था, ट्रिपल एतांत ने ट्रिपल अलायंस को हरा दिया था, ठीक है ना। यानी मित्र राष्ट्र को ध्रुव राष्ट्र ने क्या करा था, मतलब मित्र राष्ट्र ने ध्रुव राष्ट्र को हरा दिया था। और ध्रुव राष्ट्र में क्या है, उसमें जर्मनी था, उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी था और उसमें तुर्की था, ठीक है। तो उन तीनों के साथ संधि हुई थी। तो पहली संधि जर्मनी के साथ हुई थी, जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। इसमें जर्मनी का बेझिझक क्या हुआ था, कठोर शर्तें लगा के इसका अपमान किया था। इस संधि को, वर्साई की संधि को हम अपमानजनक संधि भी कहते हैं जर्मनी की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वुड्रो विल्सन ने क्या करे 1918 में एक भाषण के तहत 14 सूत्रे प्रस्तावित किए सिद्धांत, ठीक है। उसमें मतलब स्थायी स्थापित करने के लिए, युद्ध से बचाव करने के लिए, उपनिवेश साम्राज्यवाद आक्रमणवाद को समाप्त करने के लिए वुड्रो विल्सन ने विचारधारा प्रस्तुत की। विल्डो वुड्रो विल्सन जो था अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने क्या 14 सिद्धांत दिए थे कि क्या है, वुड्रो विल्सन ने 14 सिद्धांत दिए वर्साई की संधि के तहत, जर्मनी पे लगाए कि गुप्त संधियां कोई भी नहीं करेगा अब, ठीक है। सभी समझौते खुले रूप से होंगे। जैसे पहले गुप्त संधि कोई कर लेता था ना, और पता नहीं लगता था हम किस पे हमला करेंगे तो उसे बचाने कौन आएगा, ये उन्हीं को पता रहता था गुप्त संधि में। दूसरी कहा कि समुद्री स्वतंत्रता होगी, सभी को खुला व्यापार करने का अधिकार होगा, ठीक है। व्यापार में स्वतंत्रता, आर्थिक बाधाएं हटेगी, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था पर ये भी, ठीक है। सैन्य हथियारों की सीमा सभी देशों में सीमित सशक्तिकरण होगा, जैसे जर्मनी को 1 लाख से ज्यादा सेना रखने का अधिकार नहीं दिया गया। उपनिवेशिक व्यवस्था का न्याय, सभी उपनिवेशिकों हितों की रक्षा की जाए, ठीक है ना। जो भी देश गुलाम बनाए गए उसकी रक्षा की जाए, पर ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। रूस की स्वतंत्रता हो, आत्मनिर्णय हो, ठीक है, ये बोला गया। और बेल्जियम की स्वतंत्रता, बेल्जियम को भी आज़ाद कर दिया गया। फ्रांस को भी ऑल्सेस और लेरेंस दे दिया गया जर्मनी से छीन के। इटली की सीमा को भी क्या करा, जातीय आधार पर फिर पुनर्गठित किया गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी अंपायर को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। बाल्कन क्षेत्र को स्वतंत्रता के हक को क्या करा गया, हक दिया गया कि तुम स्वतंत्र हो सकते हो ऑटोमन साम्राज्य से। ऑटोमन साम्राज्य का अलगाव कराया गया, ठीक है। पोलैंड को एक नया राष्ट्र बनाया गया। लीग ऑफ नेशन का मतलब बात की गई 4वें सिद्धांत में, ठीक है, 14वें सिद्धांत में, ठीक है। तो ये थे वुड्रो विल्सन के 14 सिद्धांत जो कि वर्साई की संधि में दिया गया था। विशेष टिप्पणी की बात करें तो वुड्रो विल्सन के विचार आदर्शवादी थे, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन व्यवहारिक बदले की नीति पर चल रहे थे, ठीक है। जर्मनी को लोगों लगा कि वर्साई की संधि विल्सन के न्याय सिद्धांत के खिलाफ थी। हालांकि लीग ऑफ नेशन वुड्रो की सोच से बनी थी, अमेरिका खुद पर इसका हिस्सा नहीं बना था, इसलिए ये जो है वो एक तरफ से असफल भी रहा था लीग ऑफ नेशन, ठीक है ना। इसलिए तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। तो वर्साई की संधि के प्रमुख पहलू क्या थे, तो उसमें जर्मनी का बहुत अपमान किया गया था। युद्ध, प्रथम विश्व का पूरा दोषी क्या है, जर्मनी को ठहराया गया था और जर्मनी को कहा गया कि तुम युद्ध के दोषी हो, तो तुम ही हो, तो तुम सेना नहीं रख सकते, तुम्हारा क्षेत्र छीन लिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से इसका अपमान किया गया था, मैंने आपको ऊपर बता रखा है, ठीक है ना। दूसरा क्षेत्रीय परिवर्तन, जर्मनी के जो क्षेत्र थे वो बहुत सारे छीन लिए गए थे, ठीक है ना। जैसे कि ऑल्सेस और लेरेंस जो कि फ्रांको पर्शियन युद्ध में जर्मनी जीत के लाया था, उसको भी छीन लिया गया, ठीक है। सैन्य प्रतिबंध लगा दिया गया जर्मनी पे कि तुम 1 लाख से सेना ज्यादा नहीं रख सकते, 6 टैंक से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है ना। आर्थिक मुआवजा लगा दिया गया, 6.6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगा दिया क्योंकि तुम नहीं इतना पैसा दोगे, तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशनल का गठन हुआ, ठीक है। लीग ऑफ नेशनल ने युद्ध रोकने की बात की, आगे ऐसा होना, पर क्या है, लीग ऑफ नेशनल और वुड्रो विल्सन के जो 14 सिद्धांत थे और वर्साई की संधि, इसी ने क्या करा, दोबारा जो गठबंधन है, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी क्या कर दी,
शुरुआत कर दी। नौवहन और व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया कि फ्रांस जो है उसको सौंप दिया और जर्मनी ये सब नहीं कर सकता। तो वर्साई की संधि का प्रभाव ये करा कि जर्मनी में असंतोष हो गया, भाई इतना अपमान करोगे तो असंतोष तो होगा। इसने हिटलर को पैदा कर दिया और जर्मनी में नाजीवाद को उदय कर दिया। जर्मनी में आर्थिक संकट ला दी, जनता के पास ना रोटी ना खाने का, महामंदी आ गई, ग्रेट डिप्रेशन आ गया और बेरोजगारी आ गई। तो जनता ने क्या करा, हिटलर का समर्थन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हिटलर ये वादा कर रहा था कि मैं तुम्हें वापस पुरानी जर्मनी लाके दूंगा, अपना हक लाऊंगा, जो अपमान कराए उस अपमान का बदला लूंगा। ठीक है। तो तीसरा क्या था कि विश्व युद्ध के बीच संबंध। ठीक है। वर्साई की संधि में क्या हुआ, वर्साई की संधि के तहत फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रखी, संघर्ष और क्षेत्रीय विवाद हुआ, क्योंकि वापस क्या है, पोलैंड को इसके तहत एक नया देश बना दिया गया। ठीक है। जर्मनी की फ्रांस जो फ्रांसो प्रशियन युद्ध में एल्सिस लॉरेंस को जीता था वो भी छीन लिया गया। समाजवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा इससे मिला। ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन देखते हो ना, जो हिटलर का राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था तो कि नस्ल के आधार पे था, जर्मनी के आधार पे था। ठीक है ना। तो निष्कर्ष में क्या लिखा होगी कि वर्साई की संधि जो है वो एक अपमानजनक संधि थी, जो कि वर्साई के साथ की गई थी जीतने वाले खेमियों द्वारा। इसमें जर्मनी का इतना अपमान किया गया था कि जर्मनी पे इतने जुर्माना लगा दिया, सेना नहीं रखना, कोई व्यापार नहीं कर सकते। इतना संघर्ष असंतोष जर्मनी के लोगों में बन गया कि जर्मनी में एक नाजीवाद का उदय हुआ, हिटलर का उदय हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी। तो यहाँ पे होता है सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स खत्म यहाँ पे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।